आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। स्वप्नेश बंसल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह वही नहीं है। आपने जो सहायता उन्हें दी है वो उनके पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। आरव ने बस मुस्कुराया और कहा, मुझे डर है कि महाराज ने मुझे धन्यवाद देने के लिए ही यहां नहीं आए हैं, है ना? चलो सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। मुझे झाड़ जंखाड़ में उलझना पसंद नहीं है। स्वप्नेश बंसल ने जब यह सुना तो वो दंग रह गया। उसे नहीं लगा कि इस युवक ने उसके लिए जरा भी सम्मान नहीं बचाया। सम्राट के रूप में अपनी पहचान का उल्लेख नहीं करते हुए, केवल इतना कहते हुए कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। संभवतः बहुत कम आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार इस तरह की निर्लज्जता दिखाने की हिम्मत रखते होंगे। हालांकि वो आरव जैसे अद्वितीय प्रतिभाओं के गौरव को भी जानता था। जो अद्वितीय प्रतिभाएं 9 हेवन रोड को पार कर सकती थी, वे निस्संदेह शामगर राज्य से बाहर निकलने वाले अस्तित्व होंगे। इसलिए आरव के पास गर्व करने के लिए राजधानी थी। स्वप्नेश बंसल स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि आरव उनसे बराबरी के आधार पर बात करने के लिए इसलिए उत्साहित थे क्योंकि उनके पास नौकर के रूप में तीसरे स्तर का राक्षसी जानवर था। गौतमी ने स्वप्नेश बंसल को बलबंत के मामले के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसने आरव से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी। लौटने के बाद गौतमी ने स्वप्नेश बंसल से ये बात छिपाई भी। खांसी। स्वप्नेश बंसल ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है भट्ट परिवार औषधि मंडप की गोली ग्रेडिंग असेंबली के बारे में छोटे भाई आरव का क्या विचार है? आरव ने मुंह सिकोड़ते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा, सिर्फ प्रदर्शन करने वाले विदूषकों का एक समूह। क्या गोली ग्रेडिंग असेंबली? समीर भट्ट की तुच्छ क्षमताओं के साथ वो गोलियों को ग्रेड करने के बारे में क्या जानता है? अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो ये मामला झा परिवार द्वारा गढ़ा गया है। समीर भट्ट केवल कठपुतली है जिसे उन्होंने सामने के मंच पर धकेल दिया है। महाराजा स्वप्नेश बंसल ने कहा, सोचना है कि छोटे भाई आरव वास्तव में इसे इतनी अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमारी समझ से भट्ट परिवार औषधि मंडप की एसेंशियस गैदरिंग पिल उच्च संप्रदाय के पिल हॉल से उत्पन्न हुई है और इस बार उन्होंने लोगों के दिमाग को बहकाने के लिए पिल हॉल से नई प्रकार की औषधीय गोलियां भी हासिल की। हरमन झा के इरादे निंदनीय है। इस बार चौंकने की बारी आरव की थी। 10 राज्य संगठन के पिल हॉल से आया है। लगता है इस पिल हॉल में कुछ क्षमताएं हैं जो वास्तव में इतनी सारी नई औषधीय गोलियां विकसित कर चुका है। औषधीय गोलियों पर आरव का शोध किसी और के लिए अतुलनीय था। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि नई औषधीय गोलियां विकसित करना कितना मुश्किल था। असीम दुनिया की औषधीय गोलियों के ज्ञान के साथ पिल हॉल द्वारा वास्तव में इतनी सारी नई औषधीय गोलियां विकसित करना पिल हॉल की शक्ति को देखने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये नई औषधीय गोलियां आरव की नजर में बेकार थी, लेकिन दूसरे लोगों की नजर में वे बहुत बड़ी सफलताएं थी। ये तो तय है, जब से 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संस्थापक श्याम सुंदर नाथ का अंत हुआ, तब से वे पतन के दौर से गुजर रहे थे। 11वीं पीढ़ी के संप्रदाय गुरु बिनाप्ती के दुनिया में आने और अपनी ताकत से 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पुनरुद्धार का नेतृत्व करने तक। लेकिन बिनाप्ती अपने मार्शल कौशल के लिए नहीं जाने जाते थे। वे अपनी पीढ़ी के एक कीमिया सम्राट थे। जिस अवधि में उन्होंने संप्रदाय गुरु के रूप में कार्यभार संभाला, उन्होंने अनगिनत विशेषज्ञों को बनाने के लिए औषधीय गोलियों का इस्तेमाल किया। स्वप्नेश बंसल ने बताया कि यह तब था जब 10 राज्य संगठन के सम्मेलन ने आखिरकार वो परिदृश्य बनाया जिसमें मार्शल हॉल और पिल हॉल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। आरव ने एहसास की एक झलक दिखाई। अब जाकर उसे 10 राज्य संगठन के सम्मेलन के मार्शल हॉल और पिल हॉल की उत्पत्ति का पता चला। लगता है कि महाराज मुझे ढूंढने आए हैं क्योंकि आप दबाव महसूस कर रहे हैं। अगर आपको पहले से पता होता तो आपको तब अलग तरीके से काम करना चाहिए था। अगर आपने झा परिवार को पहले ही खत्म कर दिया होता तो इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। आरव ने महाराज स्वप्नेश बंसल के आने के उद्देश्य का भी
मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया। अब भट्ट परिवार औषधि मंडप से मुकाबला करने वाला एकमात्र व्यक्ति सुगंधित औषधि मंडप था। महाराज स्वप्नेश बंसल स्वाभाविक रूप से आरव की तलाश में आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार शर्मा परिवार गौतमी परिवार के साथ मिलकर पिल ग्रेडिंग असेंबली को बर्बाद कर दे। स्वप्नेश बंसल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता था? क्या तुम जानते हो कि झा परिवार को पिल हॉल से इतनी सारी औषधीय गोलियां क्यों मिलती हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि झा परिवार के ऊपर भी लोग हैं? स्वप्नेश बंसल ने सिर हिलाया और कहा, हरमन झा की छोटी बहन ने 20 साल पहले पिल हॉल के एक एल्डर कबीर बर्मन से शादी की थी। भले ही उच्च संप्रदाय के नियम है कि संप्रदाय के सदस्यों को धर्मनिरपेक्ष मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, फिर भी बर्मन परिवार के लिए कभी कभी झा परिवार की मदद करना एक आसान मामला है। अन्यथा आपको कैसे लगता है कि प्रकाश झा महान मार्शल अकादमी के अनुशासन हॉल के पहले बड़े बन गए? अगर यह तथ्य नहीं होता कि उनकी ताकत अपर्याप्त है, तो प्रधान आचार्य का पद शायद बहुत पहले ही झा परिवार द्वारा ले लिया गया होता। आरव को आखिरकार एहसास हुआ कि वास्तव में बीच में बहुत सी चीजें जुड़ी हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकाश झा अकादमी के अंदर एक हाथ से आसमान को कवर कर सकता था, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज करे। झा परिवार के लोग 10 राज्य संगठन के संप्रदाय में थे। यही वजह थी कि स्वप्नेश बंसल इन कुछ सालों में डर के मारे पीछे हट गए और झा परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप खुद के नुकसान के लिए एक बाघ को पालना पड़ा। इसके अलावा कोई आश्चर्य नहीं कि गौतमी परिवार के लोग इतने शांत थे, और यह भी स्पष्ट था कि शाही परिवार देवराज को समीर भट्ट से लड़ने के लिए क्यों समर्थन देगा। वास्तव में अंदर बहुत सारे कर्म मिश्रित थे। इससे ऐसा लग रहा था कि पिता देवराज और समीर भट्ट की दुश्मनी वास्तव में शाही परिवार और झा परिवार के बीच अंधेरे में चुनौती थी। इसे देखते हुए सब कुछ समझाया जा सकता है। हालांकि पिछली स्थिति से, चाहे वो शाही परिवार हो या सुगंधित औषधि मंडप, वे दोनों ही स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। इस बार झा परिवार को पिल हॉल से बहुत सारी नई औषधीय गोलियां मिली, और उन्होंने पिल ग्रेडिंग असेंबली का आयोजन करके पूरे शहर में हलचल मचा दी। सबसे अधिक संभावना है खंजर को प्रकट करने के लिए नक्शे को खोलने का समय पहले ही आ चुका था, और इस वजह से स्वप्नेश बंसल आखिरकार शांत नहीं बैठ सके। तो महाराज मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आरव उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। झा परिवार और भट्ट परिवार की गतिविधियां पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैंने लोगों को सुगंधित औषधि मंडप में आने के लिए गुप्त रूप से व्यवस्था की है, लेकिन आपके माननीय पिता हमेशा बंद एकांत में रहे हैं। मुझे डर है, इसलिए स्वप्नेश बंसल को चिंता थी कि देवराज लड़ाई से बच रहे हैं। उस स्थिति में बंसल परिवार के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। भले ही ये एक क्षणिक विचार था, लेकिन आरव अभी भी काफी नाखुश थे। कोई भी हो, कोई भी नहीं चाहता था कि उनके पिता को शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब इस तरह की स्थिति में अगर देवराज वास्तव में असफल हो गए, तो वो झा परिवार और भट्ट परिवार द्वारा खत्म किया जाने वाला पहला लक्ष्य होगा। उस समय शाही परिवार मदद करेगा या नहीं, ये पूरी तरह से एक और मामला होगा। महाराज मेरे पिता को अग्रिम मोर्चे पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि शाही परिवार ने किस तरह के तरीके तैयार किए हैं। अगर झा परिवार वास्तव में उखाड़ फेंकना है, तो महामहिम क्या करने की योजना बना रहे हैं? आरव का स्वर धीरे धीरे ठंडा होता गया। भले ही स्वप्नेश बंसल गौतमी के पिता और अनुपमा के बड़े भाई थे, लेकिन आरव से उनका कोई संबंध नहीं था। अगर शाही परिवार नष्ट हो जाता, तो आरव को शिक्षक अनुपमा और भतीजी को बचाने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इस आधार पर शाही परिवार के लिए उससे कड़ी मेहनत करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि महाराज स्वप्नेश बंसल इस समय भी देवराज के खिलाफ साजिश रच रहा था। ये महाराज मुझे छोटा भाई आरव इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको मेरी भावी स्थिति पसंद आ गई है। लेकिन क्या महामहिम ने कभी सोचा है कि अगर शाही परिवार का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो मुझसे इस भावी मुख्य शिष्य से दोस्ती करने का क्या मतलब है? आरव ने बेरमी से मजाक उड़ाया। आरव, तुम बहुत घमंडी हो। स्वप्नेश बंसल आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। आरव वास्तव में शाही परिवार को नष्ट होने का श्राप दे रहे थे। ये उनके लिए असनीय था। हाँ, घमंडी। मैं चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, क्या मैं झा परिवार से ज्यादा घमंडी हो सकता हूं? दरअसल महाराज को अपने कानों में साफ पता है कि शाही परिवार अब एक बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। अगर मैं अहंकारी न भी हूं,
तो क्या महाराज परिणाम बदल सकते हैं? अब जब ये पहले से ही ऐसा है, तो महाराज ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आपके पास कोई ठोस योजना है? क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज मेरे पिता को मरने के लिए भेजने पर भरोसा कर रहे हैं? क्या महाराज को लगता है कि मेरे पिता को बाहर भेजकर झा परिवार की महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी? आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एक बेहद भयानक आभा निकली। ये एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की शक्तिशाली आभा थी। लेकिन आरव इस आभा का सामना करते हुए 1 इंच भी नहीं हिले। हाँ, मैं शाही परिवार को शांत रहने की सलाह देता हूं। इस समय अपने एकमात्र सहयोगी को नाराज करना एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है, आरव ने बेपरवाही से कहा। स्वप्नेश बंसल के हावभाव बदल गए और उन्होंने तुरंत अपनी आभा हटा ली। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि भट्ट परिवार और झा परिवार तुम्हारे शर्मा परिवार को छोड़ देंगे, है ना? ये पिल ग्रेडिंग असेंबली अंधेरे में सीधे शाही परिवार की ओर इशारा कर रही है, लेकिन सतह पर यह शर्मा परिवार की ओर इशारा कर रही है। काफी देर तक चुप रहने के बाद महाराज ने आखिरकार ये कहा। आरव ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, भ्रम में मत पड़ो महाराज। अब जब यह बात आ गई है तो श्यामनगर राज्य में हर कोई आत्मसमर्पण करना चुन सकता है, केवल शाही परिवार ही ऐसा नहीं कर सकता। महाराज मुझे ऐसे शब्दों से धमका रहे हैं, क्या आप इतने शक्तिहीन हैं? आरव ने अपनी बात खत्म की और स्वप्नेश बंसल का चेहरा एक बार फिर बदल गया। शुरू में उसने सोचा कि आरव छोटा है और उससे निपटना थोड़ा आसान है। कौन सोच सकता था कि आरव किसी और की तुलना में चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। हालांकि स्वप्नेश बंसल ने लंबे समय से आरव पर बारीकी से ध्यान दिया था, फिर भी यह पहली बार था जब वो सही मायने में उसके संपर्क में आया था। सभी पूर्व डेटा शिक्षक अनुपमा और भतीजी के माध्यम से प्राप्त की गई थी। अब स्वप्नेश बंसल को लगा कि इस आरव से निपटना उसके पिता देवराज से भी कठिन था। महाराज, शिक्षक अनुपमा और सीनियर गौतमी दोनों स्वभाव में अच्छे हैं। उन दोनों का आचरण बहुत विनम्र है और वे दोस्ती के लायक है। इसलिए आरव ने आधी बात कहकर थोड़ी देर रुक गया और आगे जारी रखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, जो भी मेरे परिवार और दोस्तों को निशाना बनाएगा उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। इसलिए बहुत जल्दी झा परिवार और भट्ट परिवार साम नगर राज्य के मानचित्र से गायब हो जाएंगे। लेकिन जो भी मेरे परिवार के साथ दोस्त बनकर पीछे से साजिश रचता है, तो देर सबेर सारे लोगों से साथ साथ उसकी आगामी पीढ़ी भूल जाएंगे कि उसकी नाम से इसी दुनिया में कोई था। जब आरव ये सब बोल रहा था, तब आरव के 10 मीटर के दायरे में वायुमंडल में एक भयंकर दबाव बन रहा था। यह प्रभाव आरव का नहीं, दक्षराज का था। स्वप्नेश बंसल आरव के ठीक सामने बैठे थे, इसलिए उस प्रभाव से महाराज स्वप्नेश को ठंडा पसीना आने लगा। इसे देखकर तुरंत महाराज स्वप्नेश का महाराज होने का गरिमा चकमा चूर हो गया और वह बड़े आचंभे में थे, क्योंकि ये आभा सामने वाले 15 से 16 साल के बच्चे से आ रहा था। लेकिन वो अब केवल आत्मा संघनन के प्रथम स्तर में ही था। अभी तुरंत महाराज स्वप्नेश बंसल को याद आया कि उनकी छोटी बहन अनुपमा बंसल एक बार बोल रही थी कि आरव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसका ज्ञान अथाह है, बस उसके आगे एक बाधा है जो उसका ऊर्जा स्तर है, नहीं तो। इतना सोचते ही स्वप्नेश बंसल पूरा घबरा गए और तुरंत आरव को देखकर बोले, छोटे भाई, गलत मत समझो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारे परिवार के साथ चाहता हूं, एक दोस्त की तरह। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे परिवार को ढाल नहीं बना रहा हूं। मैं बस मेरे राज्य में संतुलन चाहता हूं। यदि सामगर राज्य झा परिवार के हाथ में आ जाएगा तो राज्य में अराजकता बच जाएगा। मेरा अभी का लहजा बस पिछले कुछ दिनों की परेशानी के वजह से है। छोटे भाई, आपने बड़े भाई को मां। स्वप्नेश बंसल इतना कह ही थे कि आरव टोकते हुए कहा, महाराज, आपको आगे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप थोड़ा परेशान हैं। जब आरव ये बोल रहा था तब तक वायुमंडल थोड़ा शांत हो गया था। 13 साल आरव अभी थोड़ा स्वप्नेश बंसल को आंक रहा था, क्योंकि अनुपमा और गौतमी महाराज स्वप्नेश बंसल का दिल से बेहद सम्मान करते थे और देवराज का भी राय महाराज की प्रति अच्छा था। अगर बात अभी महाराज का रवैया की बात, तो वास्तव में वे झा परिवार और भट्ट परिवार के वजह से उनका मानसिक संतुलन थोड़ा घबरा गया था। और बात कुछ देर पहले आरव के खिलाफ अपना प्रभाव छोड़ने की बात, तो कौन सी देश के महाराज का थोड़ा सा ही अहंकारी नहीं होता है। लेकिन उस समय स्वप्नेश बंसल का कोई जानलेवा इरादा नहीं था। आरव की बातें सुनकर महाराज स्वप्नेश बंसल थोड़ा शर्मिंदा भी लग रहे थे और थोड़ा खुश भी थे कि आरव उनको समझ पाया। स्वप्नेश बंसल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, आरव, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पिता कब एकांतवास से बाहर आ रहे हैं।
अगर वे अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं निकलते हैं तो भले ही शर्मा परिवार आत्मसमर्पण करना चाहे, ये भी व्यर्थ है ना? लेकिन आरव ने यह सुनकर बस मुस्कुराया और कहा, महाराज, चूंकि मेरे पिता एकांतवास में हैं, इसलिए शर्मा परिवार के सभी मामलों में अंतिम निर्णय मेरा ही है। चूंकि महामहिम मुझे ढूंढने आए हैं, इसलिए शायद आप भी इस बिंदु पर नजर रख रहे हैं, है ना? स्वप्नेश बंसल ने शर्मिंदगी से देखा, लेकिन आरव ने अपनी महत्वपूर्ण बात कह दी थी। वो वास्तव में काफी चिंतित था। देवराज लंबे समय तक एकांतवास से बाहर नहीं निकले। शाही परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने केवल यह पाया कि आरव के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने आशा व्यक्त की कि आरव के माध्यम से देवराज को एकांत से बाहर निकालकर तत्काल संकट का समाधान किया जा सकेगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि आरव से निपटना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। स्वप्नेश बंसल ने गहरी सांस ली। इस बार उसने आखिरकार आरव को अपने बराबर की स्थिति में लाकर बातचीत की। तो बोलो, शर्मा परिवार की क्या मांग है? स्वप्नेश बंसल ने गंभीरता से कहा। हाँ, महाराज ने आखिरकार कुछ ईमानदारी दिखाई। हालांकि मेरे शर्मा परिवार की कोई मांग नहीं है। इसके बजाय हम बंसल परिवार को सदियों की समृद्धि दे सकते हैं। मेरी एकमात्र मांग यह है कि इन कुछ शताब्दियों के भीतर बंसल परिवार को शर्मा परिवार के प्रति जरा भी ईर्ष्या न हो और शर्मा परिवार को श्यामनगर राज्य के शासन से स्वतंत्र रहने दिया जाए। आरव ने शांत भाव से कहा। आपने क्या कहा? स्वप्नेश बंसल ने सोचा भी नहीं था कि आरव वास्तव में ऐसी मांग करेंगे। लेकिन आरव ने बस मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आरव इस शतरंज के मोहरे की तरह काम करूंगा। मेरे लिए पिल ग्रेडिंग असेंबली एक बकवास के अलावा लोकप्रियता हासिल करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं न केवल पिल ग्रेडिंग असेंबली को बर्बाद करने के लिए शाही परिवार के साथ सहयोग कर सकता हूं, बल्कि भट्ट परिवार और झा परिवार को मिटाने के लिए शाही परिवार के साथ समन्वय भी कर सकता हूं। बस मुझे नहीं पता कि महाराज के पास ऐसा संकल्प है या नहीं। स्वप्नेश बंसल ने ठंडी सांस ली। भट्ट परिवार और झा परिवार को मिटाना, ऐसा नहीं है कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने कभी ऐसा विचार रखने की हिम्मत नहीं की थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय का बर्मन परिवार ऐसा पारिवारिक कबीला नहीं था जिसे बंसल परिवार अपमानित कर सके। स्वप्नेश बंसल ने यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब आरव ने सीधे झा परिवार को नष्ट करने के लिए कहा। स्वप्नेश बंसल ने झिझकते हुए कहा, आरव, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम तुम्हारे पिता के एकांत से बाहर निकलने का इंतजार क्यों नहीं करते? स्वप्नेश बंसल अभी भी सोच रहा था कि आरव भविष्य में बहुत शक्तिशाली बनेगा, लेकिन अभी के सिचुएशन के लिए देवराज की इंतजार करना ठीक होगा। आरव ने अपने होंठ सिकोड़े। वो स्वप्नेश बंसल के संकल्प के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण था। सम्राट होने के नाते वो इतना नरम और अडिग कैसे हो सकता है? ये सच था कि झा परिवार के पास एक मजबूत समर्थक था, लेकिन अगर बंसल परिवार हार मानता रहा तो ये अंततः झा परिवार को अतृप्त ही बना देगा। स्वप्नेश बंसल को अभी तक इस बात पर स्पष्टता नहीं थी। आरव ने एक आह भरी और उदासीनता से कहा, लगता है महाराज को अभी भी मेरे बारे में ठीक से समझ नहीं है। मैं महाराज को सलाह देता हूं कि इस निर्णय को लेने से पहले वे शिक्षिका अनुपमा और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन से और अधिक बातचीत करें। मैं महाराज को केवल ये शब्द दे सकता हूं, अनिर्णयता हमेशा परेशानी की ओर ले जाता है। बात खत्म करते हुए आरव ने और कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से ये बातचीत भी ऐसे ही समाप्त हो गई। अगले दिन आरव ग्रेट मार्शल अकादमी में वापस आ गया। इसने अकादमी में जबरदस्त सनसनी मचा दी। अरे, क्या तुमने सुना? आरव और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन गौतमी लगभग 1 महीने तक अनंत परीक्षण में गायब रहे। अब वे वास्तव में वापस आ गए हैं। हाँ, मैंने तो सोचा था कि वे अनंत जंगल में मर गए थे। कौन जानता था कि वे वास्तव में बाहर आ गए। अरे अरे, आरव को भाग्य का कृपा है। मुझे डर है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। बस, आरव वापस आ गया, लेकिन रोहित अभी भी वापस नहीं आया। ओह, क्या दोनों में कोई संबंध है? क्या तुम मंदबुद्धि हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? इस बार अनंत परीक्षण में आरव और रोहित के अलावा जो हैवीवेट क्लास कैरेक्टर गायब हुए वे केवल रोहित है, और अब केवल आरव और सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर गौतमी ही वापस आए हैं। सबसे अधिक संभावना है, तुम कह रहे हो। शश, मूल रूप से अंतहीन परीक्षण से वापस आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस समय आरव और रोहित बहुत लंबे समय तक गायब रहे वो अकादमी द्वारा निर्धारित समय से बहुत अधिक था, और मार्शल रोल विशेषज्ञ रोहित उसी समय गायब हो गया।
बीच में बहुत बड़ी असामान्यता सामने आई। अब आरव और रोहित एक ही समय पर वापस आए। केवल रोहित का वापस आना बाकी था। पहले से ही बहुत से लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस एक महीने में क्या हुआ। आखिर पहले भी इस तरह के कई मामले हो चुके हैं जिन छात्रों के बीच मतभेद था। वे अनंत परीक्षण में भाग लेने गए, लेकिन अंत में केवल एक ही दल वापस लौटा। दूसरा दल हमेशा के लिए अंतहीन वन में ही रह गया। आरव स्वाभाविक रूप से इन अफवाहों से परेशान नहीं हो सकता था। अभी वो एल्डर सोमेश से मिलने गया हुआ था। हाँ आरव, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। एल्डर सोमेश ने आरव को देखकर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। एल्डर सोमेश की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये यात्रा वास्तव में लगभग निश्चित मृत्यु थी, लेकिन सौभाग्य से अंत में खतरों से अधिक डर थे। कुछ छोटे लाभ ही हुए, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक बार अनंत जंगल में जाकर वास्तव में सीधे दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना, यह वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। एल्डर सोमेश ने मौखिक रूप से प्रशंसा की, लेकिन उनके दिल में लहरें उठ रही थी। हालांकि एल्डर सोमेश आरव को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उनकी सुधार की गति बहुत तेज थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे और आरव वास्तव में सीधे दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गए। आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना कब से इतना आसान हो गया है? मुझे आश्चर्य है कि एल्डर सोमेश कितने समय से 9वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में रुके हुए हैं। आरव ने अचानक पूछा। आप ये क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, लगभग 5 या 6 साल पहले ही। मैं आगे बढ़ने का अवसर ढूंढने में असमर्थ रहता हूं। ये बात करते हुए एल्डर सोमेश का भी भाव निराशा भरा था। आत्मा संघनन क्षेत्र से लेकर क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र तक की इस सीमा को तोड़ना इतना आसान नहीं था। कई आत्मा संघ क्षेत्र के मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में इस सीमा को पार करने में असमर्थ थे। एल्डर सोमेश की प्रतिभा बुरी नहीं थी। वो एक आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 स्पिरिट तरल बूंदों को संघनित किया था। लेकिन क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना 10 से अधिक 20 वर्षों के संचय के बिना एक असंभव मामला था। अच्छा, ऐसा है। मुझे आश्चर्य है कि एल्डर सोमेश को अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने का कितना प्रतिशत विश्वास है? आरव ने पूछा। एल्डर सोमेश तो और भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं आरव? मैं अभी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के आधे चरण तक भी नहीं पहुंचा हूं। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मुझे 10% भी भरोसा नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एल्डर सोमेश के लिए एक औषधीय गोली निकाली और कहा, एल्डर सोमेश, यह क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। यह क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में घुसने की संभावना को 60% तक बढ़ा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर सोमेश में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को तोड़ने का आत्मविश्वास है? क्या 60%? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एल्डर सोमेश लगभग उछल पड़े। 60% संभावना है कि आप सफल हो सकते हैं। एल्डर सोमेश ने आरव को देखा और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। खुशी अचानक आ गई। एल्डर सोमेश को कभी संदेह नहीं था कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफल हो सकता है या नहीं, लेकिन ये कम से कम 20 साल बाद की बात थी। लेकिन अब आरव ने वास्तव में उसे इतना बड़ा आश्चर्य दिया। एल्डर सोमेश वास्तव में इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक औषधीय गोली कितनी स्वर्ग विरोधी थी जो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में सफल होने की संभावना को 60% तक बढ़ा सकती थी। शुरू में मैंने सोचा था कि मुझे इन क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल सामग्री को इकट्ठा करने से पहले कुछ समय की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगा कि मैंने वास्तव में इस यात्रा के दौरान अनजाने में इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री प्राप्त कर ली है। इसलिए मैंने बस आगे बढ़कर इसे परिष्कृत कर दिया। एल्डर सोमेश मेरे उद्धार करता है। मैं एल्डर सोमेश से इस तरह का मजाक कैसे कर सकता था? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह औषधीय गोली एक टियर 2 औषधीय गोली है। यहां तक कि उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर भी इसे इतनी आसानी से परिष्कृत नहीं कर सकते, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले से ही वो ताकत है जो उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर से बढ़कर है? एल्डर सोमेश ने अचानक कुछ सोचा और आश्चर्य से कहा। यह वास्तव में एल्डर सोमेश की सोच थी। उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर के लिए क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करना असंभव था। उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर की बात तो भूल ही जाइए। उच्च श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर के लिए भी क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करना असंभव होगा। क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल के शोधन की जटिलता शामगर के कीमिया
ग्रैंड मास्टर की समझ से परे थी। यहां तक कि अगर आरव ने उन्हें परिष्कृत करने के लिए सामग्री जोड़ी तो भी वे इसे परिष्कृत नहीं कर सकते थे। एल्डर टियर 2 औषधीय गोलियां पहले से ही मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है, आरव ने कहा। वो शेख ही नहीं बघा रहा था, बल्कि केवल एक तथ्य बता रहा था। आरव की आत्मा शक्ति पहले से ही एक मध्यम श्रेणी के कीमिया मास्टर की डिग्री तक पहुंच चुकी थी। यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक जैसी शोधन विधि के साथ टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। एल्डर सोमेश का मुंह बेकाबू होकर फड़क उठा। यह बच्चा वास्तव में एक अद्भुत संकी है, बस दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में। और उसने वास्तव में कहा कि टियर 2 औषधीय गोलियों में कोई कठिनाई नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि प्रधान आचार्य को यह सुनकर कैसा लगेगा। एल्डर सोमेश ने धीरे से उस औषधीय बोतल को सहलाया जो आरव ने उसे दी थी और चुप हो गया। लेकिन उसके हल्के से कांपते शरीर से यह देखा जा सकता था कि वो अंदर से कितना उत्तेजित था। आरव ने भी उसे आग्रह नहीं किया, वो बस एल्डर सोमेश के शांत होने का इंतजार कर रहा था। वो ये भी जानता था कि क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल का एल्डर सोमेश पर कितना बड़ा प्रभाव था। काफी देर बाद एल्डर सोमेश ने एक गहरी सांस ली, फिर औषधीय बोतल आरव को वापस देते हुए कहा, आरव, बेहतर होगा कि आप ये औषधीय गोली वापस ले लें। आरव थोड़ा स्तब्ध था और कुछ हद तक भ्रमित था। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर सोमेश आरव पर भरोसा नहीं करता? एल्डर सोमेश ने उसका हाथ हिलाया और कहा, ये एल्डर आप पर भरोसा कैसे नहीं कर सकते? बस ये औषधीय गोली अमूल्य है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपकी सुधार गति को देखते हुए नवे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को शिखर तक पहुंचाना केवल 1 वर्ष के भीतर की बात है। बेहतर होगा कि आप इस औषधीय गोली को अपने इस्तेमाल के लिए बचा कर रखें। आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। आरव को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर सोमेश वास्तव में ऐसा कुछ कहेंगे। ये बात दिल में गहराई से छू गया। दिव्य क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को शायद ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आरव इतने लंबे समय तक शामगर राज्य में रहे थे। वो पूरी तरह से समझ सकते थे कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के लिए क्या मतलब है। लेकिन एल्डर सोमेश वास्तव में उनके लिए क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार बनने का मौका छोड़ने को तैयार थे। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रलोभन को दूर करने में सक्षम होने के लिए कितने संकल्प की आवश्यकता थी। आरव ने बोतल को फिर से एल्डर सोमेश की ओर बढ़ाया, मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर सोमेश बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। ये क्रिस्टल फॉर्मेशन गोली उतनी कीमती नहीं है जितनी आप कल्पना करते हैं। मेरे पास जितनी चाहिए उतनी है, जितनी चाहिए उतनी है। आरव, आप जानबूझकर मुझे ये औषधीय गोली स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना? एल्डर सोमेश ने अविश्वास से कहा। आरव असहाय था और उसने 2 और औषधीय बोतलें निकाली। बोतलों के अंदर की औषधीय गोलियां वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन गोली थी। एल्डर सोमेश को तब तक हैरान कर दिया जब तक कि उसका मुंह फिर से खुला नहीं रह गया। क्या स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी औषधीय गोली का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है? इस राक्षस के तरीके वाकई अकल्पनीय थे। ठीक है, चूंकि ऐसा ही है, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। हालांकि यह क्रिस्टल फॉर्मेशन गोली बहुत ही भयानक है। आपको इस रहस्य को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा और दूसरों को पता न चले, इसका ध्यान रखना होगा। एल्डर सोमेश दिखावटी व्यक्ति नहीं थे। आरव ने पहले ही ये बात कह दी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अब इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने आरव को एक अनुस्मारक दिया। बेशक, एल्डर सोमेश ने क्रिस्टल फॉर्मेशन गोली को सावधानी से दूर रखते हुए आरव से कहा, चूंकि तुम पहले ही लौट आए हो, तो क्या रोहित मर गया? आरव ने बेपरवाही से कहा। एल्डर सोमेश को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वे अनुमान लगा सकते थे कि आरव की अंतहीन जंगल की यात्रा उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी। जब तक तुम ठीक हो, किसी और बात पर ध्यान मत दो। प्रधान आचार्य पहले ही वापस आ चुके हैं। तुम मेरे पीछे आओ और उससे मिलो। वो तुम्हारा बहुत सम्मान करता है, एल्डर सोमेश ने कहा। हां, मुझे मिलना चाहिए। आरव ने मना नहीं किया। आखिरकार एल्डर सोमेश का उसकी रक्षा करना अभी भी प्रधान आचार्य द्वारा जारी किया गया आदेश था। ये उचित और उचित था कि वो उससे मिलने आए। दोनों अभी बाहर निकले ही थे कि उन्होंने प्रकाश झा को उग्र आभा के साथ अपनी ओर आते देखा। आरव, तुमने रोहित के साथ क्या किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर रोहित को कुछ हुआ तो तुम और शर्मा परिवार उसके साथ चले जाओगे। प्रकाश झा ने गुस्से से चिल्लाया। आरव ने प्रकाश झा को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को घूर रहा हो।
और शांत भाव से कहा, मैं कहता हूं, प्रथम एल्डर झा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुमने अपना भतीजा खो दिया, लेकिन तुम उसे खोजने के लिए अंतहीन जंगल में नहीं जाते। तुम मेरे पास किस बात का बतंगड़ बनाने के लिए दौड़े चले आए? प्रकाश झा ने आरव की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, आरव, इस बूढ़े आदमी के लिए मासूमियत का दिखावा मत करो। अंतहीन परीक्षण इस बार तुम, गौतमी और रोहित ने लौटने में बहुत समय लगा दिया। तुम हिम्मत कर रहे हो कि रोहित के गायब होने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आरव ने एल्डर सोमेश की ओर देखा और हैरान चेहरे से पूछा, क्या एल्डर प्रकाश को हाल ही में किसी तरह की मानसिक बीमारी हुई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है? उसका दिमाग कभी ठीक से काम नहीं करता था। एल्डर सोमेश ने आरव के साथ कोरस में गाते हुए बहुत ही गैरजिम्मेदाराना तरीके से एक और वाक्य जोड़ा। ऐसे में उसे दोष नहीं दिया जा सकता। एल्डर प्रकाश, क्या आपको कोई गलतफहमी है? ऐसा लगता है कि अंतहीन परीक्षा में सिर्फ हम तीनों ने ही देरी नहीं की, है ना? जहां तक मुझे पता है, इस अंतहीन परीक्षा में 20 से ज्यादा छात्र वापस नहीं आए। फिर भी आपको हम तीनों को एक साथ रखना पड़ा। कितना भयावह! मुझे पता है कि एल्डर प्रकाश को मेरे बारे में अच्छी धारणा नहीं है, लेकिन आप मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। आरव ने मासूमियत से कहा। आरव और एल्डर सोमेश को एक साथ बोलते देख प्रकाश झा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। हालांकि रोहित हरमन झा का बेटा था, लेकिन उसे प्रकाश झा ने अकेले ही पाला था। उन दोनों का रिश्ता पिता और पुत्र नहीं, लेकिन पिता और पुत्र जितना ही प्यारा। नहीं तो आरव के वापस आने की बात सुनते ही वो तुरंत आगे नहीं आता। लेकिन अब आरव और गौतमी दोनों वापस आ गए, और फिर भी रोहित वापस नहीं आया। सबसे ज्यादा संभावना है वो मर चुका था। आखिर रोहित आरव को मारने गया था। प्रकाश को यकीन नहीं हुआ कि वे अंतहीन वन में नहीं मिले। निर्दोष होने का नाटक करना बंद करो। छात्रों के इस बैच में सिर्फ तुम्हारा ही रोहित से झगड़ा है। अगर रोहित के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुम जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ओ, क्या ऐसा है? अंतहीन वन खतरों से भरा हुआ है, तो रोहित को राक्षसी जानवरों ने क्यों नहीं मारा? एल्डर झा, तुम्हारे दिमाग में यह छेद वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन फिर अगर मैंने ही मारा तो क्या हुआ? एल्डर झा के पास कोई सबूत नहीं है। तुम सिर्फ शब्दों से मेरा अपराध तय नहीं कर सकते, है ना? ओह, मैं लगभग भूल ही गया। मैं अब 10 राज्य संगठन संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूं, इसलिए एल्डर झा मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। आरव ने उदासीनता से कहा। तुमने आखिरकार मान ही लिया। आरव, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? एल्डर प्रकाश इतना क्रोधित हुआ कि वो हंस पड़ा। हे, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भाग भी नहीं सकते, है ना? जब 10 राज्य संगठन संप्रदाय तुम्हें खोज लेगा तो ये मजाक की बात नहीं है। तुम पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोष? तुम बहुत सोच रहे हो। भाड़ में जाओ। एल्डर प्रकाश अभी भी बात कर रहा था कि अचानक वो भड़क गया। उसने आरव पर हथेली फेंकी। हेवन मूविंग पाम। रोहित और एल्डर प्रकाश के बीच एक ही चाल में बहुत अंतर था, लेकिन ये हथेली हवा में गिरी। एल्डर प्रकाश को बस अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई, और वास्तव में एक ही समय में 9 आरव प्रकट हुए, और वो ये भी नहीं पहचान पाया कि आरव का असली शरीर कौन सा था। उसके बाद एल्डर प्रकाश ऐसे ही एक प्रेत से होकर गुजरा। जब वो पीछे मुड़ा तो आरव वही खड़ा रहा, जैसे कि वो कभी हिला ही न हो। एल्डर प्रकाश और एल्डर सोमेश के चेहरे पर एक साथ आश्चर्य झलक रहा था। आरव ने इतनी शक्तिशाली लेकिन अनोखी हरकत करने की तकनीक कब सीखी थी? एल्डर सोमेश ने सोचा भी नहीं था कि एल्डर प्रकाश अकादमी में कोई चाल चलने की हिम्मत करेगा। लापरवाही के एक पल में बचाव करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि आरव एल्डर प्रकाश के हमले से इतनी आसानी से बच सकता है। तुम वास्तव में द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में घुस गए, एल्डर प्रकाश ने अविश्वास के साथ कहा। आरव को अंतहीन जंगल में कदम रखे 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वो वास्तव में सीधे द्वितीय स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में घुस गया। इतनी तेजी से? हाँ, एल्डर प्रकाश के सद्भावना और आशीर्वाद से मैं संयोग से आगे निकल गया। एल्डर प्रकाश का चेहरा काला पड़ गया। इस आरव के मुंह को वाकई पिटाई की जरूरत थी। किसका आशीर्वाद अच्छा नहीं था कि उसे एल्डर प्रकाश का आशीर्वाद मिला? क्या ये लोगों को बीमार नहीं कर रहा था? ओह हाँ, क्या एल्डर झा को अभी भी याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा था। शायद मुझे 1 साल की जरूरत नहीं है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर एल्डर प्रकाश का चेहरा बदल गया।
आरव की उन्नति की गति को देखते हुए शायद उसे वास्तव में 1 साल की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि आरव के उस वाक्य ने उसे कुछ समय के लिए ग्रेट मार्शल अकादमी में मजाक का पात्र बना दिया था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि आरव वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था। उसके पास वास्तव में ये क्षमता थी। फिर आपको पहले 1 साल भी जीवित रहना होगा। देवराज अभी गिरने वाला है। क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी मौका है? एल्डर प्रकाश ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि मेरे पिता के सत्ता से गिरने के बाद एल्डर झा को मेरे सामने इस बारे में दिखावा करना चाहिए, अन्यथा मैं फिर से तुम्हारा चेहरा सुझा दूंगा। हालांकि मैंने तुम्हारा चेहरा पहले ही खराब कर दिया है, लेकिन मुझे इसे और भी खराब करने के लिए फिर से मारने में कोई आपत्ति नहीं है, आरव ने शांति से कहा। तुम? एल्डर प्रकाश लगभग दम घुटने लगा। आरव को एल्डर प्रकाश से कोई परेशानी नहीं थी। वो मुड़ा और एल्डर सोमेश के साथ चला गया। आरव के पीछे का दृश्य देखकर एल्डर प्रकाश की आंखें आग उगलने वाली थी, लेकिन आरव पहले ही इतना बड़ा हो चुका था और उसके साथ एल्डर सोमेश भी था। वो आरव को रोक नहीं सकता था। हालांकि झा परिवार बहुत मजबूत था, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं था कि वे ग्रेट मार्शल अकादमी में एक हाथ से आसमान को कवर कर सके। आरव, मैंने नहीं सोचा था कि इस बार अंतहीन परीक्षा में शामिल होने के बाद ऐसा लगता है कि वापस आने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अभी जो मैं चाल चला, अगर मैं उसके खिलाफ भी लड़ता तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। एल्डर सोमेश ने आश्चर्य व्यक्त किया। एल्डर सोमेश ने महसूस किया कि आरव ने न केवल अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाया, बल्कि उसकी शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ गई। हालांकि वो अब केवल द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में था, लेकिन उसकी शक्ति शायद पहले से ही रोहन से कम नहीं थी। एल्डर सोमेश शामगा राज्य की महान मार्शल अकादमी के इन 2 शीर्ष प्रतिभाओं के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ छोटी मोटी सफलताएं मिल सकती है। आरव भी बहुत कुछ साझा नहीं कर सके और केवल अस्पष्ट ही बना सके। वास्तव में अंतहीन जंगल की इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा लाभ अभी भी मेडिसिन गॉड सोल कैनन था। यह सिर्फ इतना था कि वो अभी भी थोड़े समय में उन सुनहरे शब्दों को समझने में असमर्थ थे। इसलिए यह मेडिसिन गॉड सोल कैनन उस समय आरव के लिए उपयोगी नहीं थी। दोनों साथ साथ यात्रा करते हुए जल्द ही मन्नन देव के निवास पर पहुंच गए। प्रधानाचार्य, आरव वापस आ गए हैं। मैं उन्हें आपको सम्मान देने के लिए लाया हूं। एल्डर सोमेश ने दरवाजे के बाहर सम्मानपूर्वक कहा। प्रवेश करें। एल्डर सोमेश और आरव ने यह सुनते ही दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि घर के अंदर अभी भी अन्य लोग थे। एक बूढ़ा आदमी मन्नन देव के सामने बैठा था, जो लोगों को एक अथाह एहसास दे रहा था। बुजुर्ग आदमी के बगल में एक युवा आदमी खड़ा था, महज 18 या 19 साल का, लेकिन पहले से ही 8वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना कर रहा था। इस उम्र में इतनी ताकत होना निश्चित रूप से ग्रेट मार्शल अकादमी में रखे जाने पर मुर्गियों के बीच खड़े एक सारस की तरह था। रोहन भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। हाँ, आरव, कैसा संयोग है। मैं तुम्हें और रोहन को बुलाने के लिए किसी को भेजने ही वाला था, लेकिन तुम पहले आ गए। जल्दी से आओ और दूत वरिष्ठ सुकेश को सम्मान दो, मन्नान देव ने तुरंत हंसते हुए कहा जब उसने आरव को देखा। यह बहुत स्पष्ट था कि मन्नान देव को बहुत पहले से पता था कि आरव अकादमी में वापस आ रहा है। जूनियर आरव वरिष्ठ सुकेश को सम्मान देते हैं। आरव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सुकेश को सलामी दी। अकादमी के प्रशिक्षक एल्डर सोमेश वरिष्ठ दूत को सम्मान देते हैं। यह सुनते ही एल्डर सोमेश का चेहरा बदल गया और वो सम्मानपूर्वक झुकने के लिए आगे बढ़ा। सुकेश ने हल्के से आरव की ओर देखा और कहा, एन, तुम वो छात्र हो जिसने सार क्यूई क्षेत्र की ताकत के साथ 9 हेवन रोड को पार किया? ये तो बिल्कुल यही जूनियर है, आरव ने कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन आरव को लगा कि जब यह दूत उसे देख रहा था तो उसका हाव भाव कुछ अजीब था, जैसे कि वो उसे पसंद ही नहीं करता। यह बूढ़ा आदमी 10 राज्य संगठन के किसी सदस्य का होगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को नहीं जानता। आरव समझ नहीं पा रहा था कि उसने इस बूढ़े आदमी को कहां नाराज किया है। बूढ़े आदमी के बगल में बैठे युवक के चेहरे पर भी उसे देखते समय तिरस्कार की भावना थी। कितना हैरान करने वाला। हाँ, वरिष्ठ सुकेश के बगल में बैठा यह व्यक्ति उनका गर्वित शिष्य आदेश होगा। उसे इतना छोटा मत देखो। वो न केवल मार्शल पद पर 8वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंच गया है, बल्कि वो पहले से ही
एक उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर भी है। वो आपके बड़े सोमेश से भी बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो भविष्य में आपका और रोहन का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई होगा। आप लोगों को करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए, मन्नन देव ने प्रशंसा की। मन्नन देव द्वारा प्रशंसा किए जाने पर आदेश के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए, लेकिन यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। हालांकि आरव ने यह देखा और अपने दिल में घृणा को रोक नहीं सका। इस स्वभाव के आधार पर यह व्यर्थ था, चाहे उसका साधना क्षेत्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो। ऐसा लग रहा था कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आने पर इन संप्रदाय के सदस्यों में एक उच्च और श्रेष्ठ भावना होता है। आरव एल्डर सोमेश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये देखकर कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि यह स्वाभाविक था। वे मन ही मन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि आरव इस तरह के रवैये से बहुत घृणा करता था। आरव ने मन्नन देव के परिचय को ऊपर से शांत दिखाई देते हुए सुना, लेकिन वो अपने दिल में लगातार आलोचना कर रहे थे। उन्हें किस तरह का प्रतिभाशाली माना जाता था? प्रतिभाशाली लोग कब से इतने बेकार हो गए? लेकिन मन्नन देव के सामने आरव ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपने हाथ जोड़े और कहा, मैंने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश को देखा है। भविष्य में जब मैं संप्रदाय में प्रवेश करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश मेरी देखभाल करेंगे। आरव के शिष्टाचार पहले से ही बहुत विनम्र और उचित माने जाते थे। किसने सोचा होगा कि इस आदेश ने बस उदासीनता से उत्तर दिया। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को सहस्राब्दी में नंबर एक व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। आपको मेरे जैसे अक्षम व्यक्ति की देखभाल की आवश्यकता क्यों होगी? मुंह खोलते ही बारूद की मोटी गंध आई। आरव का चेहरा थोड़ा उतर गया। ये आदमी तो बस गंदगी फैलाने आया था, है ना? वो पहले से ही आदेश के ऊंचे और शक्तिशाली रवैये से खुश नहीं था। वो केवल मन्नन देव के चेहरे की वजह से इतना विनम्र था। नहीं, आरव के व्यक्तित्व के साथ वो आदेश से भी परेशान नहीं होगा। आरव की नजर में तथाकथित प्रतिभाशाली लोग मंद बुद्धि भी नहीं माने जाते। तो सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश को पता है कि वो औसत दर्जे का है। लगता है कि आपको अभी भी अपने बारे में कुछ स्पष्ट अनुमान है। मुझे चिंता थी कि सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश लोगों द्वारा बहुत प्रशंसा किए जाने के बाद थोड़ा बहक गया था। चूंकि दूसरे पक्ष ने कोई सम्मान नहीं दिया, इसलिए आरव को स्पष्ट रूप से विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सहस्राब्दी में तथाकथित नंबर एक व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष दुनिया के कुछ अज्ञानी लोग बस प्रशंसा करते हैं। जो लोग 9 हेवन रोड से आगे निकल गए, 10 राज्य संगठन संप्रदाय में बस एक यादृच्छिक पकड़ और आपको एक गुच्छा मिल जाता है। केवल बाहरी संप्रदाय ही इस स्टंट को सनसनीखेज बना देगा। आरव के उपहास का सामना करते हुए आदेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे वास्तव में इस बात की परवाह नहीं है कि सहस्राब्दी में नंबर एक व्यक्ति कौन है। केवल औसत दर्जे की प्रतिभा वाले कुछ लोग ही इस तरह की बात को दिल से लगा सकते हैं। आरव द्वारा जोर से कहे गए प्रत्येक औसत दर्जे की प्रतिभा के साथ आदेश को अपने दिल में उस पर लगातार जोर देने से चिढ़ महसूस हुई। वो अभी आरव के लिए केवल थोड़ा व्यंग्य कर रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आरव अपने कवच में दरार से लगातार हमला करेगा। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव औसत दर्जे की बात कहते रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझसे इस औसत दर्जे की प्रतिभा से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करोगे? मैं ये देखना चाहता हूं कि 1000 साल में कथित नंबर एक व्यक्ति किस तरह का प्रतिभाशाली है। आदेश का कृपालु रवैया इसलिए था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आरव चुनौती का जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। वो 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था और उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर था। आरव से बिल्कुल अलग स्तर। अगर आरव ने चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत की तो वो प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि 100% मूर्ख होगा। आरव कुछ कहने ही वाला था कि बगल में मन्नन देव ने कहा, अशिष्ट मत बनो आरव। वरिष्ठ दूत सुकेश उच्च संप्रदाय के पिल हॉल के बुजुर्ग हैं। उनके और आदेश के लिए ये यात्रा विशेष रूप से आपको और रोहन को संप्रदाय में लाने के लिए है। बात खत्म करते हुए वो फिर से सुकेश की ओर मुड़ा और बोला, आरव युवा और आक्रामक है। मैं प्रार्थना करता हूं वरिष्ठ सुकेश नाराज न हो। मन्नन देव की फटकार का सामना करते हुए आरव ने कुछ भी नहीं कहा। वो जानता था कि ये मन्नन देव उसे याद दिला रहे थे कि 10 राज्य संगठन के लिए ये यात्रा उन दोनों के माध्यम से होनी थी और वे नाराज नहीं हो सकते थे। सुकेश ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। उसने बस उदासीनता से कहा, युवा लोगों के मामले, बस उन्हें इसे स्वयं हल करने दे। हम बूढ़े लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
10 राज्य संगठन के लिए सुकेश की स्थिति उससे बहुत अधिक थी। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए मनन देव जाहिर तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कह सके। वो बस थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये सुकेश आरव को क्यों निशाना बना रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये इतना स्पष्ट होगा, आरव को आते ही नीचे गिरा देगा। सुकेश बर्मन परिवार की एक कीमियागर थी। कबीर बर्मन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जब उन्होंने उन्हें दूत के रूप में सेवा करते देखा तो मन्नन देव को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। मन्नन देव ने यह नहीं सोचा कि संप्रदाय द्वारा सुकेश को भेजना महज एक संयोग था। वास्तव में आरव के प्रवेश करते ही बारूद की गंध शुरू हो गई। शुरू में वो अभी भी समझौतावादी रवैया अपना रहा था। उम्मीद कर रहा था कि सुकेश उसे ये चेहरा देगा। कौन जानता था कि सुकेश का हल्का वाक्य सीधे उसके शब्दों से भरे पेट को दबा देगा। ये एक बुजुर्ग और एक युवा वास्तव में बहुत आगे बढ़ गए थे। एक 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र ने वास्तव में एक दूसरे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र को मौखिक रूप से उकसाया। ये पूरी तरह से बेशर्मी थी। भले ही ये मन्नन देव का आरव के साथ पहला संपर्क था, लेकिन उसने बहुत पहले ही उसके द्वारा किए गए हर काम के बारे में सुन लिया था। वो जानता था कि ये बदमाश निश्चित रूप से कोई आज्ञाकारी बच्चा नहीं था। वो वास्तव में उकसावे को स्वीकार कर सकता था। मन्नन देव को पता था कि आरव बहुत राक्षसी है, लेकिन उसके और आदेश के बीच की असमानता कोई साधारण किस्म की बड़ी नहीं थी। भले ही आरव का दूसरे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ना उसे बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था, फिर भी आदेश का मुकाबला करना असंभव था। मन्नन देव ने आरव की ओर अपनी आंखों से संकेत किया, लेकिन आरव ने उसे अनदेखा कर दिया। क्या बात है, सहस्राब्दी में नंबर 1 व्यक्ति, प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? आदेश ने आरव को खुद पर प्रसन्न देखा और अपने शब्दों से उसे दबाने की कोशिश की। एक शांत जानवर में भी 30% क्रोध होता है, आरव की तो बात ही छोड़िए। जबकि उसे नहीं पता था कि इसका कारण क्या था। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसे निशाना बना रहे थे। अगर आरव सहन कर सकता तो वो अब आरव नहीं होता। अगर मैं किसी दूसरे दर्जे की प्रतिभा की चुनौती का जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, तो मैं सहस्राब्दी में नंबर 1 व्यक्ति कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? फिर कहो, किस में प्रतिस्पर्धा करें? आरव ने सीधे तौर पर सहस्राब्दी में नंबर 1 की इस उपाधि को स्वीकार किया और रास्ते में फिर से ऑर्डर पर कदम रखा। मन्नन देव ने अपने दिल में आह भरी। ये बदमाश वाकई प्रेरणा बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सुनकर आदेश के होठों के कोने फड़क उठे। ये एक मरती हुई फैक्ट्री को थोड़ा रंग देने के बाद खोलने का एक सामान्य मामला था, है ना? हालांकि जब मैं तुम्हें थोड़ी देर में पैरों तले रौंद दूंगा तो देखते हैं कि तुम इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो या नहीं। उसने आरव की छाती पर लगे 2 सितारा बैज पर एक नजर डाली और तिरस्कारपूर्ण तरीके से कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव का क्षेत्र बहुत कम है। अगर हम मार्शल पद पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो मैं अपनी असली क्षमताओं का उपयोग करके जीत जाऊंगा, लेकिन यह सही नहीं होगा। चूंकि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव एक कीमिया मास्टर भी है, इसलिए चलो कीमिया कौशल में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव की क्या राय है? आरव मुस्कुराया। वो बहुत खुशी से मुस्कुराया। पहले भी मंदबुद्धि लोगों को देखा है, लेकिन कभी किसी ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति से नहीं मिला। खेती के क्षेत्र के विनाशकारी लाभ को अनदेखा करते हुए और बस कीमिया कौशल के बारे में कुछ चुनना था। ऐसा लगता है कि ये साथी अपनी कीमिया कौशल में बहुत आश्वस्त था, लेकिन कीमिया कौशल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक कीमिया सम्राट की तलाश है। आदेश में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? एल्डर सोमेश ने घर में प्रवेश करने के बाद से कुछ नहीं कहा। वो अभी भी भावहीन था, लेकिन वो इतना खुश था कि उसके दिल में फूल खिल रहे थे। ये बेवकूफ वास्तव में कीमिया कौशल पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आरव की तलाश कर रहा था। क्या ये इसके लिए पूछना नहीं था? अगर ये आरव के उसे खोजने आने से पहले होता तो उसे वास्तव में आरव पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। लेकिन अब वो कुछ समय में आदेश के चेहरे पर आकर्षक अभिव्यक्ति देखना चाहता था। हालांकि एल्डर सोमेश को कीमिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल निश्चित रूप से एक साधारण टियर 2 औषधीय गोली नहीं थी। यहां तक कि उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर्स को भी इसे परिष्कृत करना बहुत चुनौतीपूर्ण लगेगा। आदेश दरअसल आरव के साथ कीमिया कौशल में प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन पिल को परिष्कृत कर सकता था। अगर यह पिटाई के लिए नहीं कह रहा था तो क्या था? न जाने क्यों जब उसने आरव की मुस्कान देखी तो आदेश के दिल में निराशा की लहर दौड़ गई। क्या
जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते तो इसे भूल जाइए। हालांकि संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद आपको बस मेरे पीछा करना होगा, बस इतना ही। हाँ, यह विचार बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों न हो। हमें से जो भी जीतता है, दूसरे पक्ष को दूसरे व्यक्ति को देखने पर उसके पीछा करना हुआ। कैसा लगा? हुर हुर। अज्ञानता वास्तव में आनंद है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। आदेश ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा। ठीक है, तो तुम कहो, किसमें प्रतिस्पर्धा करनी है? आरव ने पूछा। अग्नि को नियंत्रित करना कीमियागरों के लिए आधार है और कीमिया कौशल को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड भी है। इस तरह आइए हम प्रत्येक मौके पर एक घटक प्राप्त करें और आग को नियंत्रित करने में प्रतिस्पर्धा करें। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव की क्या राय है। जैसा कि उन्होंने कहा, आदेश ने घर की भीतरी दीवार पर रोशनी वाली आग की ओर इशारा किया। रोशनी वाली आग एक प्रकार की पृथ्वी की आग थी। क्योंकि इसकी चमक बेहतर थी, इसका उपयोग आमतौर पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। अपर्याप्त आत्मा शक्ति के कारण कीमिया प्रशिक्षुओं को आग को नियंत्रित करने की उच्च आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब कोई कीमिया मास्टर क्षेत्र में पहुंचता है तो उनके कीमिया कौशल को अंततः अल्पविकसित सीमा पार करने के लिए माना जाता है। आग को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी बहुत अधिक थी। आदेश ने देखा कि आरव केवल एक निम्न श्रेणी की कीमिया मास्टर था, इसलिए उसने निर्धारित किया कि वो अभी अभी आग को नियंत्रित करने के संपर्क में आया है और आग को नियंत्रित करने के मामले में बहुत कमजोर होना चाहिए। ये जानबूझकर आरव के लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। वो ये नहीं जानता था कि न केवल आरव को आग से खेलना आता था, बल्कि उसके शरीर के अंदर चंदन ज्वाला भी थी। लगता है सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश को आग पर अपने नियंत्रण पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आग पर नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा करें। कृपया आगे बढ़े, सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ। थोड़ी देर में मैं देखूंगा कि तुम मुस्कुराते रह सकते हो या नहीं। आदेश ने अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ाई। कीमिया कौशल में समग्र क्षमताओं की तुलना में शायद वह आदेश संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के बीच बहुत प्रभावशाली नहीं माना जाता था, लेकिन आग पर नियंत्रण करने में प्रतिस्पर्धा करते समय वो शीर्ष 20 में रैंक कर सकता था। आदेश ने मन ही मन सोचा। ये देहाती गवार निश्चित रूप से ये नहीं समझ पाया कि शीर्ष 20 किस तरह की अवधारणा थी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग किसी बाहरी संप्रदाय से तुलनीय नहीं थे। उनकी तरह आदेश अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ पूरे संप्रदाय में बस एक छोटा सा व्यक्ति था। पिल हॉल के वे साथी एक के बाद एक और अधिक राक्षसी थे। आग को नियंत्रित करने के मामले में शीर्ष 20 में स्थान पाने के लिए आदेश को पहले से ही बहुत गर्व हो सकता है। ध्यान से देखो, आज मैं तुम्हें एक कुएं के मेंढक को आग को नियंत्रित करने का तरीका दिखाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, आदेश रोशन करने वाली आग के सामने गया और 2 उंगलियों से इशारा किया। लौ सीधे लालटेन से अलग हो गई और आदेश की उंगली का पीछा करते हुए हवा में नाचने लगी, जो बेहद चमकदार लग रही थी। आदेश ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और रोशन करने वाली आग एक पतले और लंबे अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। ये चाल बेहद खूबसूरती से पूरी हुई, जिससे लोगों को ऐसा लगा कि ये आंखों को बहुत भा रही है। अचानक आदेश ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। अग्नि ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर की सीमा से उड़ गया और सीधे आरव की ओर दौड़ा। आरव ने आदेश के प्रदर्शन को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा और कोई हरकत करने का जरा भी इरादा नहीं किया। आदेश के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। वो पहले से ही एक आसन्न संकट का सामना कर रहा था और आरव अभी भी शांत होने का नाटक कर रहा था। हालांकि रोशन करने वाली आग की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी और इससे आरव को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचती, लेकिन ये आरव को धूल धूसरित और गंदा दिखाने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था मानो आदेश ने पहले ही आरव को जलते हुए कोयले के सिर पर देखा था। लेकिन जैसे ही आग का ड्रैगन आरव के चेहरे से कई इंच दूर था, वो अचानक उछलने लगा। आदेश का चेहरा बदल गया। ये आग का ड्रैगन अपनी बेड़ियों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था और बेचैन हो गया। जब से उसकी आग को नियंत्रित करने की तकनीक बड़ी सफलता तक पहुंची थी, तब से उसे इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। रोशन करने वाली आग सिर्फ सबसे आम पृथ्वी की आग थी। इसने आदेश के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं खड़ी की। ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है जहां ये नियंत्रण से मुक्त हो रही हो?
क्या ये आरव की शरारत हो सकती है? लेकिन उसके शरीर से सार ऊर्जा की थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। आदेश स्पष्ट रूप से प्रबुद्ध अग्नि को अपने नियंत्रण से मुक्त होने के लिए अनियंत्रित नहीं छोड़ेगा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे प्रेरित करने के लिए सार ऊर्जा बढ़ा दी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रबुद्ध अग्नि उसके साथ नहीं रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह से आधा कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। आदेश ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा दी। कौन जानता था कि चतुराई से किया गया ये कदम मूर्खतापूर्ण साबित हुआ। एक झटके के साथ प्रबुद्ध अग्नि वास्तव में सीधे आदेश की ओर भागी। आदेश इस दृश्य को देखकर डर गया और जल्दी से अपनी अग्नि नियंत्रण मुहरों को फिर से बनाया। आदेश की अग्नि आखिरकार बहुत कमंत वाली लौ थी। इसे कुछ ही समय में आदेश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद उसने अपनी उंगली से इशारा किया और प्रबुद्ध अग्नि लालटेन के अंदर वापस चली गई। ताली, ताली, ताली। आरव ने ताली बजाई और प्रशंसा की। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश की अग्नि नियंत्रण तकनीक वास्तव में महान है। मैं ये जूनियर अप्रेंटिस भाई इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। अभी अभी तो बहुत ही कम समय में बाल बाल बच गया, लगभग जल गया। सौभाग्य से सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश ने दया दिखाई। हालांकि आग से खेलते समय सावधानी की जरूरत होती है। खुद को मत जलाओ। सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश। आदेश का चेहरा मौत की तरह उदास था। वहां मौजूद सभी लोग विशेषज्ञ थे। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि उसने अभी दया दिखाई है या नहीं। आरव का यह कहना वाकई बहुत बड़ा व्यंग्य था, सिवाय इसके कि वो ये भी नहीं समझ पाया कि प्रबुद्ध अग्नि अचानक नियंत्रण क्यों खो देती है। आरव ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया। केवल वही नहीं जो समझ नहीं पाया, बगल में बैठा सुकेश भी नहीं समझ पाया। लेकिन जब उसने आरव को देखा तो उसकी नजर कुछ अलग थी। आदेश आरव को जलाने के लिए प्रबुद्ध अग्नि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन आरव के शरीर के अंदर चौथे स्तर की सार अग्नि चंदन ज्वाला थी। जब प्रबुद्ध अग्नि आरव के पास पहुंची तो उसने सहज रूप से अत्यधिक खतरे को महसूस किया। ये आरव को कैसे जला सकती थी? मनुष्य रैंकों से इस तरह के दबाव को महसूस करने में असमर्थ थे, लेकिन ज्वाला स्वयं बहुत संवेदनशील थी। आपकी बारी। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह की चालें चल सकते हैं, आदेश ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश पहले से ही बहुत अद्भुत है। मैं किस तरह की चालें चल सकता हूं? मैं बस आंख मूंद कर इसकी नकल करूंगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जब आदेश स्तब्ध था, आरव पहले ही पतली हवा में इशारा करने के लिए आगे बढ़ा। रोशनी वाली आग आज्ञाकारी ढंग से आरव के हाथ में उड़ गई। ये दृश्य देखकर घर के अन्य 4 लोगों की पुतलियां सिकुड़ गई। बस इस चाल के आधार पर आरव आदेश की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभाशाली था। पहले आदेश रोशनी वाली आग को बुलाने से पहले आग को नियंत्रित करने वाली मुहरों को निष्पादित करने के लिए लालटेन के नीचे चला जाता था, लेकिन आरव अभी भी लालटेन से कई दर्जन मीटर दूर था, केवल यह देखने के लिए कि उसने लापरवाही से एक हाथ से पुकारा और रोशनी वाली आग अपने आप उड़ गई। एक नजर में स्तर स्पष्ट था। बिना किसी भड़कीले आग को नियंत्रित करने वाली मुहरों के आरव ने बस अपनी हथेली से सहारा दिया और रोशनी वाली आग स्वचालित रूप से एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो आरव के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। दिखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी आदेश किया था। आदेश इतना क्रोधित हो गया कि उसने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। यह तो बस उकसाने वाली बात थी। आरव ने आदेश को देखा और अचानक एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ उठाया और आदेश की तरफ उंगली उठाई। आदेश ने जब स्थिति देखी तो वो डर गया और जल्दी से उससे निपटने के लिए सील बना ली। सील बनाने के बाद उसने पाया कि आरव ने उसे फिर से धोखा दिया है। वो अग्नि ड्रैगन अभी भी आरव के चारों ओर इत्मीनान से चक्कर लगा रहा था। इतना घबराओ मत, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश बस एक शरारत कर रहा था, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आदेश के चेहरे पर अब वो शुरुआती घमंड और शांति नहीं थी। वो जल्दी से उठकर आरव को काटने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन ठीक उसी समय आरव ने फिर से बात की। इस बार ये सच है, सावधान रहो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश। आरव ने फिर इशारा किया, लेकिन अभी भी सिर्फ एक उंगली। आदेश ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी तरकीबें दोहराने का कोई मतलब नहीं है ना? मूर्ख, जल्दी से अपने पीछे देखो। सुकेश, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार आवाज लगाई। आदेश चकित था। पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा
कि उसके नितंबों में आग लग गई थी और जलने की गंध फैल गई थी। आदेश डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से अपने नितंबों पर लगी आग को बुझाने के लिए सील बना ली। हालांकि उसका पहनावा पहले से ही रोशनी वाली आग से जल चुका था और 2 सफेद मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। नितंबों को जमीन पर गिराते हुए आदेश का चेहरा उसके कानों की नोक तक लाल हो गया था। सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश वास्तव में खुद के चेहरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना पिछवाड़े की अनदेखी करते हैं। आप इतने लापरवाह क्यों हैं? अगर कुछ सीनियर अप्रेंटिस बहनों ने आपके बाहर जाते समय इसे देखा तो मुझे डर है कि सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश का नाम शायद बहुत जल्द संप्रदाय में फैल जाएगा, है ना? आरव ने हंसते हुए कहा। एल्डर सोमेश मूल रूप से बोलने और व्यवहार में गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन वे भी अभी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अभिमानी मत बनो आरव, अगर तुम्हें क्षमता है तो चलो फिर से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आदेश का चेहरा लाल था और उसके कान लाल थे। वो स्पष्ट रूप से शर्मिंदगी से पागल हो रहा था। सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश हार नहीं मान रहे हैं। इस बार हम किस पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? मार्शल पाथ में प्रतिस्पर्धा? तुम एक 8वें स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, एक दूसरे स्तर के आत्मा संघन क्षेत्र से। अगर तुम जीत भी गए तो अगर ये फैल गया तो ये भी बड़ा छोटे को धमकाने जैसा है ना? और आप कुछ देर पहले कहा था कि हम दोनों को मार्शल पथ में प्रतियोगिता करना अच्छा नहीं दिखेगा। फिर अब आपके ऊंचा विचार कहा गया सीनियर। आरव ने भावनात्मक रूप से आह भरने का नाटक किया। तभी बस, हार का मतलब हार है। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी अपमानजनक नहीं है? जल्दी से जाओ और अपने कपड़े बदलो। सुकेश का चेहरा उतर गया और उसने हल्के से चिढ़ते हुए आदेश से कहा। सुकेश द्वारा दहाड़े जाने पर आदेश एक हारे हुए मुर्गे की तरह हो गया और अपने कपड़े बदलने के लिए एक शांत जगह पर चला गया। आदेश के चले जाने के बाद सुकेश ने संकुचित आंखों से आरव को देखा और कहा, वास्तव में नायक युवाओं से आते हैं। ये सोचना कि मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में वास्तव में इतनी प्रतिभाशाली हस्ती दिखाई दी। सुकेश इस समय अपने दिल में बहुत हैरान था, क्योंकि वो भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि कैसे आरव ने अभी अभी आदेश के पीछे की रोशनी वाली आग को अदृश्य रूप से लगाया। आरव की यह राक्षसीता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि सहस्राब्दी में नंबर 1 की ये उपाधि बिना कारण नहीं थी। एक 15 वर्षीय द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र संप्रदाय में रखे जाने पर भी इस तरह की साधना की गति धीमी नहीं थी। इससे भी अधिक भयानक यह था कि इस आरव की कीमिया कौशल बहुत मजबूत होनी चाहिए, एक ही समय में मार्शल पथ और कीमिया पथ में ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। लेकिन केवल 15 वर्ष की आयु में उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित थी। सिवाय इसके कि इस आरव ने झा परिवार को नाराज कर दिया। इस बार वो संभवतः झा परिवार द्वारा मिटा दिया जाएगा। यह कुछ हद तक अफसोस की बात थी। वरिष्ठ सुकेश मेरी चापलूसी करते हैं। सहस्राब्दी में नंबर 1 आरव योग्य नहीं है, लेकिन कुछ औसत प्रतिभाओं की तुलना में मैं अभी भी थोड़ा मजबूत हूं, आरव ने उदासीनता से कहा। इस बूढ़े के पास स्पष्ट रूप से कोई अच्छी मंशा नहीं थी। आरव को स्पष्ट रूप से विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। कितनी तीखी जुबान है, लेकिन युवाओं को खुद को थोड़ा संयमित करना सीखना चाहिए, अन्यथा आप पीड़ित होंगे। अगर दूसरे लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं तो मैं उन्हें 10 फुट वापस करूंगा। अगर दूसरे लोग 1 इंच लेने के बाद 1 गज के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा जीवन सिद्धांत है, आरव ने कहा। हाँ, ओ मन्नन देव, यह छोटा बच्चा वास्तव में काफी दिलचस्प है। सुकेश ने आरव को अनदेखा किया और मन्नन देव से कहने के लिए मुड़ा। मन्नन देव को काफी अजीब लगा और उन्होंने सूखी हंसी में कहा, आरव का व्यक्तित्व ऐसा ही है, अपने आप को उसके स्तर तक मत गिराओ। वरिष्ठ सुकेश, मैं एक छोटे बच्चे के साथ क्यों झंझट में पड़ूंगा? सुकेश ने शांत भाव से कहा। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। प्रधानाचार्य, रोहन तलवार आपसे मिलने के लिए कह रहा है, अंदर आने दो, मन्नन देव ने निर्देश दिया। रोहन के आने से भी कुछ असहजता कम हुई, लेकिन जब उसने आरव को देखा तो उसकी आंखें तुरंत तीखी हो गई। ये आरव वास्तव में पहले से ही दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। शुरू में उसने सोचा कि 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने आखिरकार आरव को पीछे छोड़ देगा। अगर आरव आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता तो आरव के साथ उसकी व्यवस्थित लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। कौन सोच सकता था कि आरव की सुधार गति उससे थोड़ी भी धीमी नहीं थी।
रोहन 1 महीने के भीतर लगातार सफलता प्राप्त कर सका। पहला, उसके संचय के कारण, और दूसरा, क्योंकि उसने 9 हेवन रोड पर बहुत कम लाभ नहीं उठाया। तीसरा, ये एसेंशियल स्पिरिट पिल के कारण था। उसने केवल थोड़े समय में लगातार 2 क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का साहस किया, क्योंकि उसने बहुत सारे तत्वों को मिलाया था। लेकिन आरव अंतहीन जंगल की यात्रा पर गया, और जब वो वापस आया तो पहले से ही दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। यह सुधार गति बहुत भयानक थी। यह जानना जरूरी था कि आरव के अंतहीन वन में जाने से पहले वो कुछ समय पहले ही 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में घुसा था। आरव ने भी इस समय उसकी ओर देखा। जब उनकी नजरें मिली तो वे मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। मनन देव ने परिचय दिया। रोहन के प्रणाम करने के बाद ही सुकेश ने बात करने के लिए अपना मुंह खोला। मैं इस बार संप्रदाय के आदेश के तहत बाहरी संप्रदाय में आया हूं, ताकि तुम दोनों को संप्रदाय में ले जा सकूं। तुम दोनों 9 हेवन रोड से गुजरे हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम दोनों संप्रदाय के मुख्य शिष्य की पहचान रखते हो। लेकिन प्रवेश करने से पहले तुम दोनों को अभी भी हमारे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के नियमों को समझना होगा। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा परिणाम भुगतोगे। जब वो बोल रहा था, सुकेश ने लापरवाही से सफेद रोशनी के 2 स्टिक मारे। 2 जेड स्लिप अलग अलग आरव और रोहन के हाथों में आ गिरे। आरव ने जेड स्लिप में दिव्य भावना की एक किरण डाली और उसमें लिखी सामग्री को पढ़ा। सामग्री को पढ़ने के बाद आरव भी लगातार आहें भर रहा था। नियमों से कोई भी देख सकता था कि संप्रदाय के भीतर प्रतिद्वंद्विता ग्रेट मार्शल अकादमी की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थी। यह वास्तव में योग्यतम की उत्तरजीविता थी। 10 राज्य संगठन के भीतर शिष्यों को कुलीन शिष्यों, मुख्य शिष्यों और बाहरी संप्रदाय शिष्यों में विभाजित किया गया था। सामान्य उन्नति चैनल यह था कि बाहरी संप्रदायों में शीर्ष छात्रों के पास स्वर्ग रैंक उन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनने की योग्यता नहीं थी। और मुख्य शिष्य बनने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग बाहरी संप्रदाय के शिष्य से आगे बढ़ना था। दूसरा मार्ग 9 हेवन रोड से गुजरना था। इनके अलावा ये संप्रदाय के उच्च स्तर के लोगों द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित शिष्य होंगे। कुलीन शिष्यों में ग्रेट मार्शल अकादमी में स्थापित मार्शल रोल के साथ कुछ समानताएं थी। केवल वे शिष्य जो कीमिया पथ या मार्शल पथ में बेहद मजबूत थे, वे ही योग्य हो सकते थे। इसके अलावा कुलीन शिष्य, मुख्य शिष्य और बाहरी संप्रदाय के शिष्य अपरिवर्तित नहीं थे। वे हर 2 महीने में रैंकिंग से गुजरते थे। पीछे के पास रैंक वाले लोगों को अगले स्तर में प्रवेश करने से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि जिन शिष्यों का प्रदर्शन उत्कृष्ट था लेकिन रैंक कम थी, वे एक स्तर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कुलीन शिष्यों और मुख्य शिष्यों की संख्या मूल रूप से तय थी, और बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो मूल्यांकन में असफल हो जाते थे, वे विविध कार्य करते थे। हर दिन उन्हें बड़ी संख्या में विविध कार्य करने पड़ते थे। साधना के लिए बस इतना ही समय नहीं था। कुलीन शिष्यों, मुख्य शिष्यों और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उपचार में भी बहुत बड़ा अंतर था। महान मार्शल अकादमी में उनमें से कई कुलीन परिवारों के सदस्य थे। उनके लिए अकादमी के संसाधनों के उपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन के कारण स्वेच्छाचारिता की अनुमति थी। लेकिन 10 राज्य संगठन संप्रदाय में ऐसा नहीं होगा। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने एक अंक प्रणाली लागू की। अकादमी में संगत साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए विनिमय के लिए योगदान अंकों का उपयोग करना पड़ता था। योगदान अंकों के बिना 10 राज्य संगठन संप्रदाय में एक भी कदम रखना मुश्किल था। अंक पैसे से नहीं खरीदे जा सकते थे। संप्रदाय के लिए एक निश्चित स्तर का योगदान करके ही कोई योगदान अंक प्राप्त कर सकता है। इस प्रणाली से यह देखा जा सकता है कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय में जीवन के माध्यम से अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करना बिल्कुल अव्यावहारिक था। केवल लगातार साधना, साधना और साधना करके ही कोई व्यक्ति संप्रदाय में अपनी जगह मजबूती से बना सकता है। संप्रदाय ने एक भी कचरा नहीं पलता है। सुकेश ने उन दोनों को उदासीनता से देखा और कहा, दोनों ने संप्रदाय के नियम पढ़ लिए हैं। मैं आप दोनों को बता सकता हूं कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप वास्तव में केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच में ही रैंक करने में सक्षम है। अभी भी मूल शिष्य से कुछ दूरी है। खासकर आरव, आप केवल दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में हैं। आप शायद बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में भी सबसे नीचे हैं। इसलिए यदि आप उचित संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दोनों को अधिक साधना करने के लिए अपने समय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अन्यथा
आप संप्रदाय की रैंकिंग प्रतियोगिता में बाहर हो जाएंगे। इससे मन्नन देव भी बिना किसी चेहरे के रह जाएंगे, है ना? सुकेश की बात सुनकर रोहन ने आरव को अजीब भाव से देखा। आरव की ताकत बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच सबसे निचले पायदान पर ही हो सकती है। ये सुकेश निश्चित रूप से आरव के डरावने पहलू को नहीं जानता था। भले ही वो खुद अब 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो निश्चित रूप से आरव को जीत सकता है। भले ही उसके पास बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच की ताकत ही क्यों न हो, आरव निश्चित रूप से उसके बराबर ही था। सबसे निचले पायदान पर होना असंभव था। इसके अलावा आरव की सुधार गति के साथ वो संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद बहुत जल्द ही मुख्य शिष्यों के बीच अपनी जगह बना लेगा। सुकेश ने रोहन के भाव देखे और लापरवाही से कहा, तुम लोगों को अभी भी संप्रदाय के शिष्यों की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ नहीं है। मैं बस तुमसे कहना चाहता हूं, इतना भोला मत बनो कि तुम ये सोचो कि तुम युद्ध में रैंकों को पार कर सकते हो। तुम दोनों को 10 राज्य संगठन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम कितने छोटे और कमजोर हो। रोहन का दिल ये सुनकर धड़क उठा, लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, आदरणीय सुकेश को चिंता करना बहुत पसंद है। अगर आपके पास बहुत खाली समय है तो अपने उस अयोग्य शिष्य को क्यों नहीं शिक्षित करते? मुझे लगता है कि उसके मानकों के अनुसार हम संप्रदाय में जाने के बाद भी मुख्य शिष्य बनने के लिए मुश्किल से ही योग्य है। वरिष्ठ सुकेश की आंखों में ठंडी रोशनी की झलक दिखी। जाहिर है वो आरव द्वारा बार बार उसका मजाक उड़ाने से वाकई क्रोधित था। संप्रदाय में एल्डर सुकेश की स्थिति कम नहीं थी। शिष्य उसे देखकर सबसे ज्यादा सम्मान करते थे। कब किसी ने उसे इस तरह डांटने की हिम्मत की? आरव ने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश भी नहीं किया था। अगर वो प्रवेश करता तो क्या होता? बेशक वो निश्चित रूप से खुद पर विचार नहीं करेगा। ये वो था जिसने आरव को सबसे पहले उकसाया था। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरव, अपने वर्तमान दायरे के साथ आपको केवल मार्शल हॉल में प्रवेश करने पर सबसे नीचे रहने का अधिकार है, लेकिन आपकी कीमिया पथ प्रतिभा खराब नहीं है। यदि आप पिल हॉल में प्रवेश करते हैं तो शायद आप एक मुख्य शिष्य होने का अवसर बरकरार रख सकते हैं। हालांकि मुझे डर है कि मैंने आपको ये अभी तक नहीं बताया है। संप्रदाय में मेरी पहचान है, एक पिल हॉल एल्डर। सुकेश के शब्द एक स्पष्ट धमकी थे। उसके शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद सुनिश्चित करें कि आप मेरे हाथों में न पड़े। स्वाभाविक रूप से आरव की द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना के साथ उसे केवल तभी बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए भेजा जा सकता था जब वो मार्शल हॉल में प्रवेश करता। उस समय क्या ये सुकेश के एक शब्द की बात नहीं होगी कि वो उसे अपनी इच्छानुसार नचाए? आरव ने अपना मुंह सिकोड़ा और कहा, ओहा, लगता है कि एल्डर सुकेश से बचने के लिए मैं केवल मार्शल हॉल में प्रवेश कर सकता हूं। यह भी बहुत अच्छा है। शिष्यों को पढ़ाने के आपके मानक के अनुसार अगर मैं पिल हॉल में प्रवेश करता हूं तो क्या मुझे मृत्यु तक की देरी नहीं होगी? ठीक है आरव, कुछ वाक्य कम बोलो। एल्डर सुकेश, आरव, वो। मनन देव ने आरव को फिर से सुकेश को डांटते हुए देखा और उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन इस समय सुकेश अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी आस्ती ने फड़फड़ाई और बोला, मनन देव, आपने वास्तव में एक बढ़िया छात्र को पढ़ाया। मुझे लगता है कि आपकी योग्यता के साथ आप इस जीवन काल में बैंगनी केंद्र आत्मा मंत्र के निचले आधे हिस्से को पाने के बारे में भूल सकते हैं। समाप्त करते हुए सुकेश ने मनन देव के रुकने के अनुनय को अनदेखा किया और सीधे चले गए। मनन देव ने आरव को बुरी तरह घूरा, लेकिन अंत में शक्तिहीन होकर कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम मुसीबत खड़ी करने में इतने माहिर क्यों हो? इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि तुमने पूरी अकादमी को उलट-पुलट कर दिया है। अब तक तुम संप्रदाय में भी नहीं गए हो और तुमने पहले ही संप्रदाय के एक बुजुर्ग को नाराज कर दिया है। संप्रदाय में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करो और तुम्हें ये मिल जाएगा। इस जगह पर कम से कम तुम्हारे पिता का समर्थन तो है, लेकिन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं मिलेगा जिसकी ओर तुम मुड़ सको। उस समय तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बुजुर्ग सोमेश ने भी अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, ठीक है आरव, एक आदमी जानता है कि कब झुकना है और कब नहीं। जब तुम्हारी शक्ति महान हो जाएगी और तुम कुलीन शिष्य बन जाओगे तो तुम्हें अब सुकेश के मूड को देखने की जरूरत नहीं होगी। अब उसे नाराज क्यों करना? हाँ, उस बूले सुकेश और आदेश स्पष्ट रूप से मुझे निशाना बना रहे थे। भले ही मैं आम हित के लिए रियायतें दूं, क्या वे मुझे छोड़ देंगे? जरूरी नहीं है, है ना? इस तरह के लोग
अगर वे नाराज हैं तो उन्हें नाराज होने दे, कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि प्रधान आचार्य, अभी सुकेश ने जिस पर्पल सेंटर सोल इंकेंटेशन की बात की, उसका क्या मतलब है? इसका नाम सुनकर ये एक आत्मा साधना पद्धति होनी चाहिए, है ना? आरव ने बिना किसी परवाह के कहा। मन्नन देव ने एक आह भरी और गहराई से जान गए कि आरव ने जो कहा वो उचित था। वो सुकेश के पिछले इतिहास के बारे में आरव और एल्डर सोमेश से कहीं ज्यादा स्पष्ट थे। वास्तव में वो अभी भी इस उम्मीद में थे कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हो सकते हैं। कौन जानता था कि सुकेश ने उसे कोई सम्मान नहीं देगा। आरव के आते ही उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन दयनीय बात यह थी कि वार काम नहीं आया। इसके बजाय इसने उसके दांत तोड़ दिए। तुमने जो कहा वो सही है। पर्पल सेंटर सोल इंकेंटेशन एक आत्मा साधना पद्धति है और यह 10 राज्य संगठन संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली आत्मा साधना मंत्र भी है। पिल हॉल में वे एल्डरस मूल रूप से इस आत्मा मंत्र में प्रशिक्षण लेते हैं। मैं भी वही हूं। बैंगनी केंद्र आत्मा मंत्र 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग कीमियागरों को कीमिया ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की अनुमति दे सकता है, जबकि दूसरा भाग कीमिया संप्रभु को प्रशिक्षित कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पैट्रियार्क बिन्नाप्ति बर्मन के बाद से 10 राज्य संगठन संप्रदाय में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कीमिया संप्रभु क्षेत्र में साधना कर सके। मन्नन देव की आंखें पछतावे से भरी थी। वो स्पष्ट रूप से बिन्नाप्ति बर्मन का बहुत सम्मान करता था। सुकेश द्वारा जाने से पहले छोड़े गए शब्दों को समेकित करते हुए आरव ने तुरंत अपने दिल में समझ लिया। प्रधान आचार्य इस बैंगनी केंद्र आत्मा मंत्र के निचले आधे हिस्से के बदले में अंक अर्जित करने के लिए शामगर के ग्रेट मार्शल अकादमी के राज्य में एक पद धारण करने आए थे, है ना? मन्नन देव ने कड़वाहट से सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मेरा जन्म पिल हॉल में हुआ था। शामगर राज्य में आने से पहले मैं पिल हॉल में एक उपयाजक था। बैंगनी केंद्र आत्मा मंत्र के लिए अंक की आवश्यकता बहुत अधिक है। संप्रदाय में मेरी स्थिति और पहचान के साथ इतने सारे अंक अर्जित करना असंभव था। इसलिए मैंने इस बाहरी नौकरी की योजना बनाई। शुरू में मैंने सोचा कि मैं संप्रदाय के लिए कुछ प्रतिभाएं जुटा सकता हूं। लेकिन किसने सोचा होगा कि इतने सालों तक शामगर राज्य में आने के बाद ग्रेट मार्शल अकादमी में कभी सुधार नहीं हुआ। इन कुछ वर्षों में केवल मो युनटियन ये एक प्रतिभा दिखाई दी, लेकिन इस बार आप और रोहन एक साथ दिखाई दिए। 2 प्रतिभाएं जिन्होंने 9 स्वर्ग मार्ग को पार किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यह नतीजा होगा। थोड़ी देर रुकने के बाद मन्नन देव ने कहा, तुम दोनों के संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद कबीर बर्मन और सुकेश निश्चित रूप से तुम्हें दबाने के तरीके खोज लेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी पूंछ दबानी चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। खासकर आरव, मुझे पता है कि तुम अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान साधना क्षेत्र बहुत कम है। सुकेश ने कुछ ऐसा कहा जो सही था। संप्रदाय के शिष्यों की ताकत कुछ ऐसी है जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम दोनों को अपने साधना क्षेत्रों को जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मुख्य शिष्य के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सको। समझे कबीर बर्मन? आरव ने यह सुनकर खाली हाथ रह गया। यह सही है। कबीर बर्मन संप्रदाय के पिल हॉल में बहुत ताकत रखता है और कबीर बर्मन भी पिल हॉल के एक बुजुर्ग है जो सुकेश के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। मन्नन देव ने कहा, पता चला कि दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया रिश्ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बूढ़े बदमाश ने आते ही मुझ पर निशाना साधा। मन्नन देव की बात सुनकर आरव तुरंत ही स्थिति समझ गया। आप झा परिवार की पृष्ठभूमि पहले से ही जानते हैं, इसलिए मुझे आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि राजधानी की अंदरूनी धारा हाल ही में अशांत है। आपके पिता भी तूफान के मुहाने पर हैं। आप पिता और पुत्र को अभी भी काम करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरी राय में आपके पिता को अभी भी इस भंवर से बाहर निकलने की पहल करनी चाहिए। शाही परिवार के मोहरे क्यों बनना है? यह बहुत स्पष्ट था कि मन्नन देव शामगर राज्य की गतिविधियों को अच्छी तरह से जानते थे। बस उनकी स्थिति अलग थलग थी और इसमें शामिल होना असुविधाजनक था। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे शर्मा परिवार, भट्ट परिवार और झा परिवार के बीच की दुश्मनी को सुलझाया नहीं जा सकता। भले ही उन्होंने इतनी गंदगी न फैलाई हो, लेकिन इन दोनों परिवारों का नाश होना तय है। मन्नन देव ये सुनकर ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए। आरव के शब्द दबंग थे। यहां तक कि मन्नन देव भी इन 2 महान परिवारों को खत्म करने की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन आरव के मुंह से ये बात बहुत स्वाभाविक थी। ये जानना जरूरी था
कि इन दो महान परिवारों में सिर्फ क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ही 3 थे, और आरव की तरफ से स्वप्नेश बंसल और शाही परिवार के उस शाही चाचा को गिनकर, जिसने बहुत दिनों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था, सिर्फ 3 थे। दोनों पक्ष बराबरी पर थे। दूसरे पक्ष को खत्म करना बहुत मुश्किल था। आरव किस बात पर यह कह रहा था? आरव, तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं असीम है। काम करने में लापरवाही मत करो। इस तूफान में धमाका करने के लिए तुम्हारी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस तरह के धर्मनिरपेक्ष दुनिया के मामलों के लिए अपने खुद के शानदार भविष्य को बर्बाद मत करो। मन्नन देव ने कड़वाहट से कहा। मन्नन देव का भी प्रतिभा की सराहना करने वाला हृदय द्रवित था, और वो नहीं चाहता था कि आरव के साथ कोई दुर्घटना घटे। आरव ने मन्नन देव को प्रणाम किया और कहा, चिंता मत करो प्रधान आचार्य, मुझे पता है कि क्या करना है। इस समय मेरे प्रति आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं कल राजधानी वापस जा रहा हूं। राजधानी के मामलों के निपटारे के बाद मैं आपसे विदा लेने आऊंगा। जहां तक पर्पल सेंटर सोल इनकंटेशन का सवाल है, इसे मुझ पर छोड़ दो। इसे आप पर छोड़ दे। यह सुनकर मन्नन देव के होश उड़ गए। ठीक है, क्या इन बाहरी डोजों का उपयोग संप्रदाय के लिए प्रतिभाओं की खोज करने के लिए नहीं किया जा रहा है? जब तक मैं एक कुलीन शिष्य बन सकता हूं, प्रधान आचार्य के लिए योग्यताएं पहले से ही मौजूद होंगी, है ना? आरव ने कहा, यह सच हो सकता है, लेकिन कुलीन शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिभा बेजोड़ है, लेकिन संप्रदाय के कुलीन शिष्यों की हर प्रतिभा आपकी प्रतिभा से कम नहीं है। मन्नन देव ने अपना सिर हिलाया और कहा। आरव मुस्कुराए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बल्कि इस समय एल्डर सोमेश ने आवाज लगाई। उन्होंने कहा, प्रधान आचार्य, मैं मानता हूं कि आरव एक कुलीन शिष्य बन सकते हैं। भले ही वो सुकेश इस बात पर जोर देता रहा कि आरव की ताकत बहुत कम है, मुझे लगता है कि आरव बहुत जल्द मुख्य शिष्यों के बीच अपनी जगह बना सकते हैं। मन्नन देव ने एक अजीब भाव प्रकट किया। उसने पहले कभी एल्डर सोमेश को किसी छात्र को इतना ऊंचा दर्जा देते नहीं देखा था। मन्नन देव के घर से निकलकर आरव सीधे शिक्षक अनुपमा को खोजने गया। तभी एक दूसरे स्थान पर, चाची, कैसा है, कैसा है? क्या मैं और भी सुंदर हो गई? गौतमी ने शिक्षिका अनुपमा से व्याकुलता से पूछा। आरव ने पहले ही उसे और शिक्षिका अनुपमा को ब्यूटी रिटेनिंग पिल को परिष्कृत करने में मदद की थी। इसे पीने के तुरंत बाद उसकी नसों में एक अवर्णनीय भावना दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अपने शरीर में किसी तरह का अकथनीय परिवर्तन हुआ है। शिक्षक अनुपमा ने ध्यान से गौतमी को नापा, फिर उसके छोटे गालों को चुटकी से दबाया और आश्चर्य से कहा, तुम्हारी ये त्वचा से पानी टपकने वाली है। इसे छूने पर बिल्कुल नवजात शिशु जैसा महसूस होता है। क्या ये ब्यूटी रिटेनिंग पिल वाकई इतनी चमत्कारी है? ऐसा नहीं है कि शामगर राज्य में सौंदर्यवर्धक औषधियां नहीं थी, लेकिन उन प्रकार की गोलियों का प्रभाव अधिक से अधिक बुढ़ापे को टालने के लिए था। समय बीतने के साथ वे लोगों के चेहरे पर समय के निशान छोड़ जाती थी। इसके अलावा इस प्रकार की औषधियों की गोलियों के थोड़ा बेहद दुष्प्रभाव होते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये धीरे धीरे सामने आता गया। फिर भी इस प्रकार की औषधियों की गोलियों के कारण कुछ कुलीन परिवार की महिलाएं अभी भी उनके पास झुंड बनाकर आती थी। अक्सर ऐसा होता था कि इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। सौंदर्यवर्धक पिल आरव का इतना प्रभाव होने के कारण एक बार जब ये बाजार में आ जाती तो निश्चित रूप से इसकी कीमत आसमान छू जाती। आह, देखो, मेरे हाथों के कठोरपन भी गायब हो गए। बोलते बोलते गौतमी ने हाथ हिलाए। शिक्षक अनुपमा ने देखा, और ये असली था। ऐसा मत सोचो कि गौतमी हर तरह के लाड़ प्यार में डूबी राजकुमारी थी। मार्शल पथ पर चलने के लिए उसने बहुत कष्ट झेले। तलवार चलाने वाली मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण इतने सालों के बाद उसके हाथों के लिए कठोरपन से बचना मुश्किल था। अगर किसी को यह बताना हो कि गौतमी को सबसे ज्यादा किस बात से नाराजगी थी, तो वो ये हाथ होंगे। और अब उसके हाथ गोरे और कोमल थे, असंभव रूप से ठीक। ये बिल्कुल एक युवा महिला की तरह था जो एक बॉर्डियर में पली बढ़ी थी और मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग थी। मैंने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में ऐसी चमत्कारी औषधीय गोली बना सकता है। और उसने ये भी कहा कि इस ब्यूटी रिटेनिंग पिल के न केवल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर को बेहतर बनाने का भी असर करती है। क्या एक टियर 2 औषधीय गोली ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकती है? शिक्षिका अनुपमा अविश्वास से भर गई। उसे हमेशा अपनी खुद की कीमियादाओं उपलब्धियों पर गर्व था, लेकिन आरव से मिलने के बाद से उसे पता था कि वो एक कुएं के तल पर एक मेंढक है। आह चाची,
गौतमी ने फिर से आश्चर्य से कहा, तुम किस बात पर पागल हो रही हो? तुम खूनी लड़की। शिक्षक अनुपमा ने थूका। गौतमी शिक्षक अनुपमा के चेहरे के करीब चली गई और बोली, आंटी, पहले तुम मेरी चाची की तरह नहीं दिखती थी, अब तुम मेरी चाची की तरह और भी कम दिखती हो। अरे लड़की, अगर मैं तुम्हारी चाची नहीं हूं तो कौन है? ब्यूटी रिटेनिंग पिल खाने के बाद तुम व्यावहारिक रूप से मेरी जुड़वा बहन की तरह हो। भले ही तुम्हारी उम्र इतनी अधिक नहीं है, लेकिन तुम अब बहुत छोटी दिखती हो। गौतमी ने आश्चर्य से चिल्लाया। आरव ने ब्यूटी रिटेनिंग पिल का एक बैच रिफाइन किया और शिक्षिका अनुपमा और भतीजी को एक दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां और नंदिनी के लिए भी एक बचा लिया। क्या यह सच है? शिक्षक अनुपमा ने अपना चेहरा छुआ और आश्चर्य से कहा, यह सच है, असली सोने से भी ज्यादा असली। यहां एक आईना है, जल्दी से देख लो, गौतमी ने कहा और एक आईना लेकर शिक्षक अनुपमा को दे दिया। शिक्षक अनुपमा ने आईने की ओर मुंह करके देखा और फिर आश्चर्य से बोली, यह सच है, मैं आज जैसी दिखती हूं वैसी ही लगती हूं जैसे मैं 2-3 साल पहले की हूं, लगभग तुम्हारी ही उम्र की। शिक्षक अनुपमा का व्यक्तित्व भले ही बहुत शांत था, पर अभी भी वो बहुत खुश थी। जब तक कोई महिला है, उसे सुंदर बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। है, जब हम अगली बार बाहर जाएंगे तो दूसरे लोग सोचेंगे कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। गौतमी ने अचानक इस दृश्य के बारे में सोचा और कान से कान तक मुस्कुराई। अरे, मैं चाहे जो भी बन जाऊं, मैं अभी भी तुम्हारी मौसी हूं। अगर शाही भाई ने ये शब्द सुने तो वो तुम्हें फिर से कैद कर लेगा, शिक्षक अनुपमा ने गुस्से से कहा। गौतमी ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। हाँ चाची, जल्दी से देखो, नंदिनी हिलती हुई लग रही है। गौतमी अचानक खुशी से चिल्लाई। गौतमी की चीख सुनकर वे दोनों बिस्तर पर भागे तो देखा कि नंदिनी की पलकें थोड़ी हिल रही थी, मानो वह सचमुच जागने वाली हो। नंदिनी का ठंडा जहर बहुत शक्तिशाली था, यह लगभग फटने ही वाला था, इसलिए वो एसेंशियस यांग पिल निगलने के बाद भी अस्थायी रूप से जागने में असमर्थ थी। आरव ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसमें लगभग 2-3 दिन और लगेंगे। अब 2 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था और नंदिनी वास्तव में जाग गई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते ही नंदिनी की सांस स्थिर हो गई। उसकी नजर कुछ धुंधली थी। मैं कहाँ हूं? क्या यह हो सकता है कि मैं पहले ही मर चुकी हूं? तुम मूर्ख लड़की, अच्छी तरह से देखो कि हम कौन हैं। क्या तुम हमें यहां मरने के लिए शाप दे रही हो? गौतमी ने गुस्से से कहा। शिक्षक अनुपमा ने अपने कपड़े खींचे और नंदिनी से कहने से पहले उसे घूरा। नंदिनी, मैं शिक्षक अनुपमा हूं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? नंदिनी ने शिक्षक अनुपमा को ध्यान से देखा और अचानक बोली, क्या तुम शिक्षक अनुपमा नहीं हो? तुम अलग क्यों हो गए हो? जैसे तुम छोटी हो गई हो। क्षमा करें, मैं शिक्षक अनुपमा ने शर्माते हुए कहा, यह आपके परिवार के युवा स्वामी का धन्यवाद है। उन्होंने हमारे लिए एक प्रकार की औषधीय गोली तैयार की। इसे खाने के बाद हम ऐसे हो गए। ओह, ठीक है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको बचाने के लिए आपके युवा स्वामी ने इस 1 महीने के दौरान आग और पानी से गुजरा होगा। नंदिनी ने जब यह सुना तो वो बहुत घबरा गई। क्या युवा स्वामी ठीक है? हाँ, बेशक वे ठीक है। आपके युवा स्वामी का जीवन नरक की तरह दृढ़ है। वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? तभी बाहर से हंसी की आवाज आई। ये बिल्कुल आरव की आवाज थी। नंदिनी ने जब आरव की आवाज सुनी तो वो तुरंत बहुत खुश हुई और बिस्तर से उठने ही वाली थी। आरव जल्दी से उसे सहारा देने के लिए उसके पास गया और झुंझलाहट से बोला, मेरे लिए ठीक से लेट जाओ। तुम किस लिए खिलवाड़ कर रही हो? तुम अभी भी काफी कमजोर हो, अच्छे से आराम करो। नंदिनी ने आरव को देखा और उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। युवा मास्टर, मैंने सोचा था कि मैं अब युवा मास्टर को नहीं देख पाऊंगी। आरव ने नंदिनी के पतले बालों को धीरे से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, ये युवा मास्टर के होते हुए तुम कैसे मर सकती हो? अगर तुम राजा यम के दरबार में भी चली गई तो भी युवा मास्टर तुम्हें वापस खींच सकते हैं। ठीक है, अपने विचारों को बेकाबू होने देना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ जीवन शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां तैयार की है। तुम कुछ देर आराम करो और फिर हम घर वापस आएंगे। आधे दिन के बाद शर्मा परिवार के आंगन में देवराज और आरव एक दूसरे के सामने बैठे थे। आरव, तुम्हें देखे हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। तुम दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच गए हो। देवराज ने गर्व से आरव की ओर देखा।
अपने बेटे को इतनी तेजी से आगे बढ़ते देखकर उसे अपनी सफलता से भी ज्यादा खुशी हुई। हाँ, पिताजी का दूसरा स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र भी स्थिर हो गया और आप भी सफलतापूर्वक मध्यम श्रेणी के कीमिया ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हैं। इस बार समीर भट्ट द्वारा तैयार किया गया पिल ग्रेडिंग असेंबली शायद अपने ही पैरों को कुचलने के लिए पत्थर उठा रहा है। आरव ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारा धन्यवाद है। अगर तुमने मुझे वे 2 साधना विधियां नहीं सिखाई होती तो हमारा सुगंधित औषधि मंडप सिर्फ किनारे से बच सकता था। किनारे से बचो? हाँ, मैं इस बार भट्ट परिवार और झा परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अगर मेरी जान दृढ़ न होती तो मैं उन 2 परिवार के लोगों द्वारा कई बार मारा जा चुका होता। भट्ट परिवार और झा परिवार की बात करते हुए आरव शिकायतों से भरा हुआ था। अपने पूर्ववर्ती से उस समय की गिनती करें तो भट्ट और झा परिवार ने उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश पहले ही 3 या 4 बार से ज्यादा की थी। खास तौर पर प्रकाश झा द्वारा उस समय अगर एल्डर सोमेश ने निर्णायक समय पर बहादुरी से कदम नहीं उठाया होता तो वो बहुत पहले ही ताड़ के नीचे एक भूत बन चुका होता। लेकिन देवराज ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। भले ही मेरी ताकत में कुछ सफलता मिली हो, लेकिन इन दोनों परिवारों को जड़ से उखाड़ फेंकने की चाहत, मुझे डर है कि ये अभी भी मेरी क्षमता से परे है। आराम करो पिताजी, आप सिर्फ शाही परिवार के साथ मिलकर दुश्मन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करें। निर्णायक क्षण में मैं उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ओ, ये कैसे काम करेगा? देवराज ने थोड़ा चौंक कर पूछा। शामगर राज्य में झा परिवार बेहद शक्तिशाली था। यहां तक कि शाही परिवार भी उनसे बहुत सावधान रहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झा परिवार के पास 10 राज्य संगठन के एक समर्थक थे। बंसल परिवार ने पूरे समय बेपरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। एक संप्रदाय की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना एक धर्मनिरपेक्ष शाही परिवार कर सके। सिर्फ बर्मन परिवार ही अकेले ही 7वीं या 8वीं स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को भेजकर शाही परिवार को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र संप्रदाय के पावर हाउस में सबसे कमजोर था। मेरे पीछे आओ पिताजी। आरव उठकर देवराज के निजी शोधन कक्ष की ओर चल पड़ा। देवराज ने आरव के रहस्यमयी रूप को देखा और हैरान होकर उसका पीछा करने से खुद को नहीं रोक सका। शोधन कक्ष में पहुंचकर आरव ने शोधन कक्ष में प्रतिबंध लगा दिए और फिर देवराज से कहा, देखो पिताजी। जैसे ही उसने कहा, आरव ने लापरवाही से इशारा किया। एक सफेद रंग का बंदर हवा में से प्रकट हुआ। यह बिल्कुल बलबंत था। हालांकि बलबंत की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वो काले कुएं वाले बूढ़े आदमी द्वारा बुरी तरह से घायल हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। हालांकि उसकी चोटें जानलेवा नहीं थी, लेकिन अगर उसे पूरी तरह से ठीक होना है तो उसे कम से कम 1 महीने की जरूरत है और आरव अभी भी टियर 3 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ था। इसलिए उसके पास बलबंत को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि बलबंत की उपस्थिति ने देवराज को बहुत बड़ा झटका दिया। अगर उसका बेटा उसे अभी ध्यान देने के लिए नहीं कहता तो शायद वो अभी ही बुंद पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता। 3रे दर्जे का राक्षसी जानवर। अभी क्या यह एक स्थानिक कलाकृति हो सकती है? देवराज की आंखें तीव्र आश्चर्य से भर गई। जिस नजर से उसने आरव को देखा वो अविश्वसनीयता से भरी थी। आरव मुस्कुराया और कहा, यह सही है। यह वास्तव में 3रे दर्जे का राक्षसी जानवर है। लंबे हाथ वाला पथरीला बंदर और स्थानिक कलाकृति। उसे बलबंत कहा जाता है। एक अनुयायी जिसे मैंने इस अंतहीन जंगल की यात्रा के दौरान अपने साथ रखा था। यह स्थानिक कलाकृति भी बुंद के स्वामित्व में है। सिवाय इसके कि मेरी रक्षा करने के लिए वो एक बिजली घर द्वारा घायल हो गया और अब तक ठीक नहीं हुआ है। इस बार देवराज चौंक गया जब तक कि वो बहुत देर तक चकित नहीं रहा। फिर उसने कहा, किस तरह का विशेषज्ञ वास्तव में 3रे दर्जे के राक्षसी जानवर को चोट पहुंचा सकता है? जब आप इस अनंत परीक्षण में भाग लेने गए थे तो आप वास्तव में ऐसे भयानक विशेषज्ञ के साथ मुसीबत में पड़ गए। अगर आरव उसका बेटा न होता तो वो निश्चित रूप से सोचता कि दूसरा पक्ष बकवास कर रहा है। इसके अलावा आरव ने कुछ समय पहले ही आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसने 3रे स्तर के राक्षसी जानवर को कैसे वश में किया? ये बिल्कुल समझ से परे था। अपने पिता के प्रति आरव का इरादा छिपाने का नहीं था। उसने अंतहीन जंगल की इस यात्रा की घटनाओं को विनम्रता से सुनाया, जिससे देवराज बहुत देर तक अवाक रह गए। फिर भी आरव ने यह नहीं बताया कि उसका सामना किससे हुआ।
वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का पावर हाउस था। उसने केवल इतना कहा कि वो एक मध्यम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ से मिला। दोनों पक्षों ने एक महान युद्ध लड़ा, जिसके कारण बलबंत को भारी चोटें आई। भले ही उसने एक अपने गुरु को ढोंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गढ़ा था, फिर भी एक दूसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस को मारना बहुत हास्यास्पद था। देवराज हमेशा अपने बेटे के उत्थान से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि आरव पहले से ही अनजाने में इस हद तक बढ़ गया था। झटके के बाद देवराज को राहत मिली। उसके बेटे को अब उसके पंखों के नीचे बड़ा होने की जरूरत नहीं थी। आरव पहले से ही एक विशाल पेड़ बन गया था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अंतहीन जंगल में वास्तव में ऐसे अनुभव हुए होंगे। केवल इस लंबे हाथ वाले पथरीला बंदर कबीले पर भरोसा करके तुम श्यामनगर राज्य को जीत सकते हो। देवराज ने भावुक होकर आह भरी। हजारों हजारों लंबे हाथ वाले पथरीला बंदर। जब ये शक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रखी गई तो ये बहुत भारी थी। पिताजी, बलबंत की चोटें बहुत गंभीर है, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं टियर 3 हीलिंग औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता। मैं आपको यहां इसलिए लाया हूं कि आप उसे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करें, आरव ने कहा। आरव ने दूसरे लेवल के घायलों के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया था। केवल बलबंत के घावों ने उसे असहाय बना दिया था, इसलिए अब तक देरी होती रही। देवराज ने यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कभी राक्षसी जानवरों की औषधीय गोलियों के लिए शोधन विधि नहीं सीखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि राक्षसी जानवरों के उपयोग के लिए औषधीय गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है। चिंता मत करो पिताजी, गुरु ने एक बार मुझे गोली का फार्मूला और शोधन विधि बताई थी। मैं उन सभी को आपको दे दूंगा, फिर बगल से शोधन में आपका सहायता करूंगा। ये काम करने में सक्षम होना चाहिए, आरव ने कहा। यह उपचारात्मक औषधीय गोली कुछ ज्यादा जटिल नहीं थी। देवराज पहले ही मध्यम श्रेणी के कीमिया ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और उनके पास आरव भी था। ये कीमिया सम्राट बगल से मार्गदर्शन कर रहा था। इसे परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं थी। तुम्हारा गुरु वाकई विशेषज्ञ है। वो वास्तव में राक्षसी जानवर की औषधीय गोलियों के शोधन के तरीकों को भी जानता है। ठीक है पिताजी, अब से राक्षसी जानवर की औषधीय गोली के शोधन के तरीके के बारे में थोड़ा सीखेंगे। देवराज भी कीमिया के दीवाने थे। एक बार जब उन्होंने सुना कि वे नई औषधीय गोलियों के शोधन के तरीके को सीख सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उत्तेजक दवाओं पर हों। ठीक है, इस औषधीय गोली का नाम बोन ग्रोइंग पिल है। मैंने पहले ही सामग्री तैयार कर ली है। अब मैं शोधन विधि पिताजी को दूंगा। बात समाप्त करते हुए आरव ने देवराज को एक जेड पर्ची फेंकी। देवराज ने अपनी दिव्य भावना को अंदर डुबोया और बोन ग्रोइंग पिल के शोधन के तरीके का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आरव ने औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में देवराज की मदद करने के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। इसलिए शाही महल में वापस आकर उन्होंने पहले से ही शिक्षक अनुपमा को संबंधित सामग्री तैयार करने दिया। हालांकि तीसरे स्तर की जड़ी बूटियां बहुत कीमती थी, लेकिन वे शाही परिवार को परेशान नहीं कर सकती थी। बोन ग्रोइंग पिल के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत आम थी, इसलिए शिक्षक अनुपमा ने उन्हें बहुत तेजी से तैयार किया। जब देवराज बोन ग्रोइंग पिल के लिए शोधन विधि का अध्ययन कर रहे थे, तब आरव ने सभी अवयवों को मिलाकर औषधीय भ्रूण को परिष्कृत कर लिया था। देवराज केवल अंतिम शोधन के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह यह अधिकतम सफलता दर सुनिश्चित कर सकता था। 4 घंटे बाद देवराज अपने चिंतन से उठे। जब उन्होंने देखा कि आरव ने औषधीय भ्रूण को परिष्कृत कर लिया है, तो वे मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हो गया, चलो शोधन शुरू करते हैं, देवराज ने कहा। ठीक है, मैंने जड़ी बूटियों के कुल 5 सेट तैयार किए हैं। पिताजी के लिए बोन ग्रोइंग पिल को परिष्कृत करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। फिर शोधन शुरू करें। पिताजी, मैं पिताजी को याद दिलाऊंगा कि महत्वपूर्ण क्षण में क्या करना है, आरव ने कहा। देवराज ने सिर हिलाया। एक हाथ से इशारा करते हुए औषधीय भ्रूण का एक हिस्सा उनके हाथों में आ गया। तो क्या होने वाला है आगे? लगता है सामनगर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो सामनगर में पवन कौन सी दिशा में बहने वाला है? चलिए इस सारे सवालों का जवाब जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में।